वंदे मातरम दोस्तों, वाक्षी के समृद्ध भारत विजन के अंतर्गत मैं वरुण कुमार आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज काफ़ी खुशी का दिन है, इसलिए खुशी का दिन है क्योंकि आज हम विज़िट करने के लिए आए हैं उस प्रोजेक्ट को जिसके माध्यम से पिछले 5 साल से शुद्ध देसी गिर गाय का दूध आप सबके घरों में पहुंच रहा है। सबके लिए हैरानी है, दिल्ली एनसीआर का एरिया है, सबको पता है दूध में इतनी भयंकर मिलावट हो रही है। हर व्यक्ति ये जानना चाहता है कि क्या मेरे बच्चों को शुद्ध दूध अभी मिल सकता है। 5 साल पहले वाक्षी ने एक प्रोजेक्ट को कवर किया था जिसके माध्यम से पिछले 5 सालों से आपके घर में देसी गाय का दूध पहुंचाने में हम कामयाब रहे। खुशी की बात यह है 5 साल से हमेशा जितनी भी टेस्टिंग वाक्षी ने करी, जितने पैरामीटर्स वाक्षी के थे, हमारे लिए गर्व की बात है। हम आज उन कपल से मिल रहे हैं जो हर टेस्टिंग, हर पैरामीटर को पास करते हुए इनका दूध गुणवत्ता के अंदर पास हुआ और पूरे दिल्ली एनसीआर के आज लगभग 500 से ज़्यादा परिवारों के अंदर जो है देसी गाय का शुद्ध दूध पहुंच रहा है। मैं स्वागत करूंगा सर हमारे चैनल के आज की वीडियो में। कौशल जी हमारे साथ में हैं और हमारे साथ में हैं इनकी धर्मपत्नी स्मृति जी, राइट। तो कौशल जी और स्मृति जी, पिछली जो वीडियो हमने 5 साल पहले बनाई थी, हम डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक देंगे, आप उसको ज़रूर देखें ताकि ये समझ पाएँ कि 5 साल के अंदर क्या कुछ बदलाव है जो आया है प्रोजेक्ट के अंदर। आज रिपीटेड विजिट जो है वो वाक्षी इसीलिए करती है, ये देखने के लिए कि जहां हम 5 साल पहले थे कहीं उससे आगे बढ़े हैं या नहीं बढ़े हैं। तो सबसे पहले मैं कुशल जी से पूछना चाहूँगा, सर कैसा लग रहा है? 2016 या 17 में आपने स्टार्टिंग करी थी, थोड़ा बताएंगे कब स्टार्टिंग हुई थी ये हमने दिल्ली एनसीआर में सप्लाई शुरू करी थी फेब 2018 से जी, और अब वी आर इनटू जुलाई 2022। तो सफ़र बड़ा चैलेंजिंग रहा, जिसमें 2 साल कोरोना भी रहा जी। और हमने जब स्टार्ट किया था, जब ये कंस्ट्रक्शन वगैरह सब चल रहा था, तो उस टाइम पे डीमोनेटाइजेशन वगैरह भी हुआ था जी। तो ये है कि सब तरह की हार्डशिप्स देख के वी आर स्टिल सर्वाइविंग एंड हम अभी सस्टेन कर रहे हैं, अच्छे तरीके से ग्रो कर रहे हैं। फीडबैक अच्छा आ रहा है हमारे कस्टमर्स का, क्लाइंट्स का जी, जो हमें बड़ा ही संतोष देता है। बहुत सुंदर। और मैं आप सभी को बताना चाहूँगा, जब पिछली वीडियो आप देखेंगे, कुशल जी ने नॉर्मली हम जब दूध की बात करते हैं, गौशालाओं की बात करते हैं, तो हमें लगता है कि कोई किसान भाई होगा जो सिर के ऊपर पटका बांधकर कोई इस तरह से कार्य कर रहे होंगे। पिछली वीडियो में भाई साहब ने भी सिर के ऊपर जो था पूरा अपना पगड़ी और पटका बांध रखा था। आपने यूएसए से अपनी जो थी ग्रेजुएशन कंप्लीट की थी और उसके बाद में आपने शायद शुरू किया। मैंने ग्रेजुएशन यहीं से की थी, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से। ओके। और फिर एमएनसीज में काम किया, जिसमें मुझे यूएस जाने का भी मौका मिला बहुत बार। फिर यूएस से आके इधर जॉब की, केरला, गुड़गांव, केरला। फिर एंड देन फाइनली डिसाइडेड कि जैसे हमने लास्ट वीडियो में बताया कि एक इस चीज़ की कमी है मार्केट में कि क्वालिटी प्रोडक्ट नहीं मिल रही है, शुद्ध प्रोडक्ट नहीं मिल रहे। तो हमने ये एक इनिशिएटिव लिया था कि हम शुद्ध प्रोडक्ट कस्टमर्स को प्रोवाइड करवाएं, जिसमें दूध इंडस्ट्री थी जो सबसे ज़्यादा एडल्ट्रेटेड इंडस्ट्री थी। तो उसको हम थोड़ा केटर करने के मूड में थे, तो हमने अपना जितने भी मिल्क प्रोडक्ट्स निकाले हैं, तो हमने उसी को ध्यान में रखते हुए ये चीज़ लॉन्च करी। बहुत सुंदर। तो ये जो चीज़ है जो आप समझ पा रहे हैं, मैं स्मृति जी से जानना चाहूँगा। मैम, एक बहुत रोलर कोस्टर टाइप एक राइड रही है पिछले 5 सालों के अंदर, बहुत सारे चैलेंजेस रहे हैं। क्या क्या चैलेंजेस हैं? क्योंकि आपने कुशल जी को देखा है, बहुत मुश्किल होता है। मैं आप सब लोगों को बता दूं, हर किसी को लगता है कि वो एंटरप्रेन्योर बने, हमारे घर से भी कोई एंटरप्रेन्योर निकले, समाज के लिए कुछ ना कुछ एक अच्छा नया नव निर्माण करे अच्छी चीज़ों का। लेकिन ये जो राइड होती है एज एन एंटरप्रेन्योर, 5 साल शुरू के किसी भी प्रोजेक्ट को सस्टेनेबल करने के सबसे टफ टाइम्स होते हैं। तो हमारी तरफ से एक तो शुभकामनाएं बहुत हैं कि इस 5 साल के इस टफ टाइम को जो है क्रॉस किया गया। स्मृति जी, क्या लगता है कि कौन कौन से मेजर चैलेंजेस हैं जो आपने, क्योंकि आप इनके साथ हमेशा रही हैं, कोई ऐसे मेजर चैलेंजेस जो आपको लगता है कि रहे, जिनको क्षीरधाम जो है वो टफ टाइम्स को पार करके निकला है? कुछ तो जैसे भाई साहब ने बताया कि कोरोना का टाइम था, डीमोनेटाइजेशन था, ये सब कुछ आपने देखा है। कोई ऐसे व्यक्तिगत रूप से आपको लगता है कि कोई चैलेंजेस थे जो बहुत हार्श रहे हैं और जिसको क्रॉस करके क्षीरधाम जो है एज अ विनर बाहर निकला है? कुछ आप उसमें बताना चाहें। चैलेंज अगर कहें तो पहला चैलेंज था, हमने जिस फील्ड में पैर रखा, A2 मिल्क, उसी की अवेयरनेस नहीं थी लोगों को। बहुत सुंदर, बिल्कुल। तो A2 मिल्क क्या होता है, देसी गाय का दूध, और जो दूध मार्केट में मिल रहा है उसमें और इसमें क्या अंतर है, ये समझाना ही एक अपने आप में बड़ा चैलेंज, बहुत बड़ा चैलेंज आता है। जो कि आज अब अगर देखें 5 साल बाद, तो अब लोगों में बहुत अवेयरनेस है, वो जानते हैं इसके डिफरेंस को और इसकी जो महत्व है उसको भी पहचानते हैं। बिल्कुल। फिर दूसरा चैलेंज था प्राइस को मेंटेन करना। तो वो जो प्राइस हम कोशिश करते हैं कि हम घर तक पहुँचें, डेफिनेटली थोड़ा सा अप्रिशिएटेड प्राइस है, बट इट्स वर्थ इट। क्योंकि जो प्राइस हम दे रहे हैं, इस प्राइस में मुझे नहीं लगता ये दूध कोई भी सप्लाई कर सकता है। हम भी बहुत चैलेंज फेस करते हैं, चैलेंज हर लेवल पे आता है, बट हमारी कोशिश रहती है कि हम प्राइस को मेंटेन करते हुए उसको आगे बढ़ाएं, लोगों तक पहुंचाएं, यही हमारा काम है। बहुत सुंदर।
मैं आप सभी को बताना चाहूँगा, कहना बहुत आसान है लेकिन दूध एक पेरिशेबल आइटम है। हमने वाक्षी ने पिछले 5 साल में अपनी आंखों के आगे कम से कम 3 गौशालाओं को इस प्रोजेक्ट में फेल होते हुए देखा है। या तो वो उसको सस्टेन नहीं कर पाए या इसकी प्योरिटी के जो एथिक्स हैं, जो नैतिकता के मूल्य हैं, उनके ऊपर कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ हुआ। हमने खुद अपनी आंखों के सामने देखा है ऐसे वेजिटेबल और दूध के प्रोजेक्ट्स को फेल होते हुए, क्योंकि इसके अंदर जितनी मेहनत लगती है, मैं आपको अगर लगता है कि वाक्षी कहीं किसी लेवल पे मेहनत करके आप तक पहुंचा रही है, मैं आज इस मंच से बताना चाहूँगा, देसी गाय के दूध को अगर कोई व्यक्ति आपके घर तक पहुंचा रहा है या सब्जी या फ्रूट आपके घर तक पहुंचा रहा है, ये बात समझ लीजिएगा वाक्षी की मेहनत उसके मुकाबले 10% भी नहीं है। तो कई बार हम जब वीडियो देखते हैं तो हमारा मन एकदम ये करता है कि देसी गाय का दूध है, वो मिल रहा है, चलो हम ले आते हैं। इसके पीछे की अगर कोई भी इंसान किसी दिन मेहनत करना चाहता है, मैं कौशल जी को कह रहा था, सर सैटरडे संडे को आपको लोगों को बुलाना चाहिए। खुद हम अपने हाथों से जब देखेंगे ना कि ये मेहनत का काम क्या होता है और इसमें क्या चैलेंजेस हैं, तब आपको पता चलेगा। प्राइसिंग को मेंटेन करना, आज से 5 साल पहले जब हम देसी गाय के दूध की बात कर रहे थे, जिन लोगों को लगता था एक स्टेटस सिंबल है, वो केवल इसकी तरफ आते थे। एडल्ट्रेशन के बारे में लोगों को ये तो था कि हमारा दूध मिलावटी आ रहा है, लेकिन इसकी तरफ जाना चाहिए, ये नहीं है। आज आपके बच्चों को जब आप दूध पिलाते हैं, आपको 100% कॉन्फिडेंस है कि ये बच्चों के लिए वो दूध नहीं जो मुझे पिलाना चाहिए। ये जागरूकता आने के अंदर 5 साल से ज़्यादा का समय लगा। ये टफ पीरियड जो है वो पार करके निकले हैं। और एक चैलेंज है जो अभी स्मृति जी नहीं ध्यान दिलवा पाई, वो ये चीज़ है कि दूध जब आता है, अब देसी गाय का दूध है जो कौशल जी दे रहे हैं, मैं सैल्यूट करता हूँ इनके उस स्थिर निर्णय को। 5 साल पहले इन्होंने मेरे को वीडियो में ये कहा था, सर हम पेस्चराइजेशन नहीं करना चाहते, हम चाहते हैं जो शुद्ध दूध निकले वो पहुँचे। और आज 5 साल तक दूध कई बार जाता है, कस्टमर उसको तुरंत नहीं उबाल पाता, वो फट जाता है, आप उन्हें रिफ़ंड इशू करते हैं, आप उनको कोई दूसरा दूध देते हैं, लेकिन आप उनसे हमेशा यही निवेदन करते हैं कि हम पेस्चराइजेशन नहीं करना चाहते। जब तक पॉसिबल हो सके हम कोई आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, पेस्चराइजेशन इस तरह का काम नहीं करना चाहते। जो शुद्ध देसी गौ माता ने दूध दिया है वो तुरंत आपके घर पे पहुँचे, फ्रेश पहुँचे, जिसको उबाल कर आप बच्चों को दे सकें, इसकी कोशिश जो है वो की जाएगी। तो दोस्तों चलिए मैं आपको एक बार पहले दिखाना चाहूँगा। देखिए पूरा फार्म जो है, जहाँ पर क्षीरधाम का एक्चुअल फार्म है, जहाँ पे हमारे पास गौवंश है, मैं निवेदन करूँगा रोहित भैया जो कैमरा संभाले हुए हैं, एक बार पूरा का पूरा फार्म वहाँ पे आराम से दिखाइए, चारों तरफ का। उधर की तरफ पीछे गौ माता से शुरू करें और वहाँ से एक बार दिखाइए कि किस तरह की, ये आप देख सकते हैं कि पूरा ये जो फार्म है। सर कौशल जी कितना एरिया है ये इस वक्त जो है? ये 1.25 एकड़ है, 1.25 जो एकड़ कवर्ड है। हाँ जी। और इसके पीछे हमारा 9 एकड़ वैसे फील्ड है जो लिया हुआ है। ये जो गौ माता आप यहाँ देख रहे हैं सर, टोटल कितनी गौ माता इस वक्त हमारे पास में होंगी? हमारे यहाँ अभी 90 हैं जो मिल्किंग में है, जो दूध देने वाली हैं वो 90 हैं इस यूनिट पे। अच्छा। और हमारे 150 प्लस जो हमारी चराई पे हैं, चराई पे जो अभी गई हुई है, अभी गई हुई है चराई तो पे। कुल मिलाकर हम माने तो इस वक्त हम 210 का गौवंश जो है वो गौवंश, और हमारे पास यहाँ पे लगभग 55-60 बछियाँ हैं। 55-60 बचे। और उस जो ग्रुप गया हुआ है चराई में, उसमें Yes. भी 30-35 बचे उसमें हैं। तो हमारे भी पास 30-35 लगभग 360 प्लस हमारा हेड काउंट है। जी। और जो 30 के करीब और 30 से 40 के बीच में हमारे बछड़े भी हैं, जी। जिनका देखो हमारा वो एक लाइबिलिटी बन जाती है। Yes. एक्चुअली डेयरी गौशाला के लिए बछड़े एक तरह की लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी हो जाती तो उनको सही जगह पे हमारे बहुत सारी सरकारी गौशालाओं से टाई अप है, Yes. जिसमें हमने मशीनें दान की हुई हैं, जी। जैसे वो धूप बत्ती बनाने वाली जी। या लकड़ी से लक्कड़ बनाने वाली गोबर जी से, जी जी। और उनको हम वैसे भी थोड़ा दान दे देते, तो हमारे यहाँ बछड़ों की कभी प्रॉब्लम नहीं होती। तो Yes. हमारे यहाँ उनको हम 1.25 साल तक अपने पास रखते हैं, जी। क्योंकि 8 महीने से लेके साल भर तक, जब तक गाय दूध दे रही होती है, जब गाय दूध जा रही है तो जब तक 8 बछड़े महीने, को नहीं हाँ। लगाएगी, वो मुंह नहीं लगाएगा, साल तब तक भर दूध नहीं आएगा। तक, उसके बाद 8 महीने तक तो गाय दूध देती है। जी। 8 महीने तक तो वो रहेगा बछड़ा, जी। उसके 3-4 महीने भी ऊपर वो यहीं रहता है, क्योंकि वो उस जगह छोड़ने लायक नहीं होता। यस। तो हमारे यहाँ लगभग 1.25 साल का बच्चा जब हो जाता है बछड़ा मेल, उसको हम फिर गौशाला में दान दे देते हैं, या कोई किसान बंधु होते हैं जिनको बुग्गी के लिए चाहिए होता है, उनको फ्री ऑफ कॉस्ट दे देते हैं। या हमारी जो और यूनिट्स हैं जहाँ पे सर्विसिंग के लिए बुल चाहिए होते हैं, तो कोई एक ऐसा आइडेंटिफाई कर लेते हैं जो हाई मिल्क प्रोड्यूसिंग गाय का बच्चा हो, Yes. तो उसको हम सर्विसिंग के लिए बुल की तरह भी रेयर कर लेते गोल हैं। की तरह कर लेते थे। ये एक बहुत बड़ा प्रश्न था, जब 5 साल पहले भी हमने प्रोजेक्ट कवर किया, हमारे दिमाग में भी था उस समय पे। हमने कहानी ये क्या लेके आए भाई, छाछ आ गई है, ले आओ ले आओ ले आओ। तो मैं आप सभी को बताना चाहूँगा, देसी गाय के दूध की छाछ है, जो ये आप कोई बात नहीं, लीजिए लीजिए। तो ये देसी गाय के दूध की छाछ है। और क्या शुभ नाम है आपका? लवकुश। दोनों ही नाम तुम्हारे हैं? अरे वाह यार, बहुत बढ़िया। माता पिता ने ये बढ़िया काम किया, कहते हैं यार 2 की ज़रूरत ही नहीं है, एक पे ही लवकुश कर लो। चलो बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बस आप ये लेके जाइए, ये पर्याप्त है।
आप सभी को बताना चाहूँगा देसी गाय का दूध सर 5 साल के अंदर ये एक अच्छी इंप्रूवमेंट हुई है हमारी कि पहले देसी गाय के दूध से शुरुआत हुई थी, लेकिन अब देसी गाय के दूध की छाछ है। 90% से ज़्यादा परिवारों के अंदर डाइजेस्टिव इश्यूज़ हैं, IBS से रिलेटेड है। आप जाते हैं डॉक्टर के पास में, तुरंत डॉक्टर क्या बोल देता है कि भैया आपको IBS है, आपको इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है। पूरी दुनिया के अंदर सर्वश्रेष्ठ इलाज है अगर आपको डाइजेस्टिव, पेट में गैस होता है, आपको लगता है पाचन क्रिया में दिक्कत है, आपको कॉन्स्टिपेशन है, किसी भी तरह की समस्या अगर, तो गर्मियों के अंदर खासकर अगर दोपहर में बैठ के आपने ये छाछ पी ली है तो ये शरीर के लिए अमृत है। और ये सर छाछ भी हम प्रोवाइड करते हैं बिल्कुल। छाछ भी सप्लाई करते हैं हम तो लोगों को। कितने परिवारों तक सर अभी ये बेसिकली जो है वो दूध और छाछ जो है वो हमारी पहुंच रही है? हमारे जो अभी कस्टमर्स हैं वो लगभग 1200 प्लस हैं जो एक्टिव कस्टमर्स हैं। ओके, पूरी दिल्ली NCR में? दिल्ली NCR में। और जो कस्टमर बेस है हमारा, जिसमें एडॉक वाले हैं या जिनकी फ्रीक्वेंसी है 2 दिन में एक बार या 3 दिन में एक बार या संडे ऐसे लगभग हमारे पास 6500 फैमिलीज हैं जो एसोसिएटेड हैं। बिल्कुल। तो उसके अंदर 1200 से ज़्यादा फैमिलीज हैं जो तो लगातार हमारे साथ रेगुलरली ले रही हैं और उनके पास में दूध, छाछ, मक्खन, पनीर ये सब कुछ हमारा जा रहा है हमारे। देखिए 5 साल पहले तो एक बार चैलेंज था कि भाई हमने शुरुआत करी थी, लेकिन आज जो है स्टेबिलिटी के अंदर है सर। परिवार अगर कल को हमारे पास में जुड़ते हैं तो उनके लिए भी हमारे पास में अब हमें लगता है कि हम इतने स्टेबल हो गए हैं कि कल को अगर दूध या पनीर या मक्खन की आपूर्ति होती है उसको पूरा किया जा सकता है। बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल कर सकते हैं। हमारा एक्सपेंशन पे ही अभी ध्यान है और हमारे पास गिर गाय की अवेलेबिलिटी है हमारे अपने लिए। एक्चुअली हमारी बच्चियाँ, ये मानिए कि 4 साल की मेहनत मानिए, 5 साल की जो हमने उनको सेव किया, हमने कभी ट्रेडिंग नहीं करी ना बेची बच्चियाँ। बिल्कुल। तो आज हम उस लेवल पे हैं कि हमारी हर 3-4 महीने में 5-6 बच्चियाँ काऊ में कन्वर्ट होती जा रही हैं। बिल्कुल। तो एक तो जो देसी गाय का है आपका बस भरपूर होता है, इतना पर्याप्त है, आप जाइए बुलाएं। तो एक तो ये है कि जो देसी गिर गाय का बेसिकली प्रोजेक्ट है जिसके अंदर आपको अभी 95% से ज़्यादा जो भी गायें हैं, 98% से ज़्यादा जो फार्म में शीरधाम में वो आपको केवल गिर गाय मिलेगी। और गिर गाय के A2 देसी गाय का जो प्रोजेक्ट है वही है। एक्सपेंशन के तौर पे सर आप बता रहे थे कि एक तो यहाँ पर हेड काउंट है जो हमारी 1.5 एकड़ की ज़मीन है, इसके पीछे आपने थोड़ी ज़मीन बताई है, वहाँ पर जो है हम गाय का काउंट जो है वो धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं। और गाय हमारी बच्चियाँ अपनी ही है, नॉर्मली 3-4 साल के अंदर जो है बच्चियाँ जो है वो दूध देने के लिए तैयार हो जाती है। 3 साल के बाद ये गिर गाय थोड़ा लेट उसमें आती है जी। बच्चियाँ हीफर जो कन्वर्ट होती है काऊ में, जी। थोड़ा लेट, क्योंकि देसी गाय है, देसी थोड़ा लेट होती है कंपेयर टू HF और जर्सी जी। तो ये लगभग 3, सवा 3, 3.5 साल की पहला ब्यात पे आ जाती है। ओके, तो 3-3.5 साल के अंदर जो है गाय जो है वो तैयार हो जाती है। और इनकी जितनी भी गिर गायें हैं वो अपनी नस्ल की है, इससे बहुत बेनिफिट हैं। एक तो सबसे बड़ा बेनिफिट ये हो जाता है हमारे पास में कि अपनी ही अगर नस्ल की रहेगी तो हमें एग्जैक्टली पता होता है उसके अंदर जीन्स किस हिसाब से हैं। तो अगर हमारे पास में इस वक्त जब 5 साल पहले जो इन्होंने गायें ली थी, अगर उसके अंदर मैं कहता हूँ 80% या 75% अगर A2 जीन्स हैं, तो अब 4 साल के बाद में उसमें 100% जीन्स होने के चांसेस हो जाते हैं। नंदी भी आपका अपना ही है जिसके साथ में क्रॉस होते हैं। जैसा बताया गया आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन यहाँ नहीं होती है, मशीन्स के द्वारा दूध निकलवाने की कोई प्रक्रिया नहीं होती है। गाय को जब तक गौ माता का दर्जा देकर प्रेम भाव से, सम्मान भाव से अगर हम अपनी गौशालाओं में ट्रीट नहीं करेंगे, वाक्षी के 2 सबसे बड़े पैरामीटर्स हैं जो किसी भी गौशाला को चुनने में हम लगाते हैं, मैं आपको बताना चाहूँगा। पहला, उस गौशाला के अंदर केवल देसी गायें हो, जर्सी गाय हो, HF गाय हो। ऐसी अगर गाय कोई भी अगर किसान रखता है बिना किसी वजह के, कोई ऑथेंटिक वजह है, किसी पशु का कटना होगा, उसको बचाने के लिए रखा हो, एक अलग बात है, लेकिन मिल्किंग की काऊ जो है वो केवल देसी गाय होनी चाहिए। अगर देसी गाय के अलावा कोई गाय है तो उस प्रोजेक्ट को हम आप तक उनका दूध जो है वो प्रेफर नहीं करते हैं। ये एक मेजर प्रोजेक्ट है। तो इस तरह के पैरामीटर्स के साथ में ही जो है वो सारी चीज़ें आप तक पहुंचाने की कोशिश वाक्षी के माध्यम से की जाती है। मैम, जो बेसिकली अभी जो सप्लाई का जो अभी सिस्टम रहता है दिल्ली NCR के अंदर, सबसे बड़ा प्रश्न ये रहता है कि जब दूध कच्चा है तो वो जाने के समय में मतलब क्या सिस्टम है जो हमने अभी थोड़ा लगाया हुआ है जिसके साथ में लोगों को सुरक्षित भी मिल जाए दूध? क्या एक मेजर चीज़ है जो आपको वहाँ पे, जैसे हमने बताया कि कई बार अगर कच्चा दूध रहेगा, पेस्चराइजेशन हम करते नहीं तो फटने के केसेस बहुत ज़्यादा आते होंगे, तो इस चीज़ को कैसे टैकल अच्छे तरीके से किया जा सकता है ताकि लोगों को सुरक्षित दूध भी मिल जाए और जो यहाँ से आप जो दूध कर रहे हैं उसके अंदर हमें पेस्चराइजेशन या इस तरह की टेक्निक्स का सहारा भी ना लेना पड़े? कोल्ड चेन मेंटेन करते हैं हम जी। और उसके लिए तरीका क्या रहता है कि रात को देसी गाय का दूध निकलेगा, जो इवनिंग प्रोड्यूस हो गया काउस का, उसको हम ठंडा करते हैं, जो कि ग्रेजुअली किया जाता है। 4 घंटे लगते हैं तकरीबन दूध ठंडा होने में, ताकि उसका न्यूट्रिशन जो है वो इंटैक्ट रहे जी। उसके बाद फिर पैकिंग की जाती है। यही रीज़न है कि जो ऑर्डर्स भी हैं हम
9 बजे तक 8:55 तक लास्ट लेते हैं। और उसके बाद जो भी पैकिंग है, गाड़ी की लोडिंग है, कर दी जाती है। फिर गाड़ी में वो टेम्परेचर मेंटेन किया जाता है। टेम्परेचर कितना रहता है गाड़ी के अंदर जो दूध का रहता है? गाड़ी के अंदर टेम्परेचर 7 से 8 डिग्री के बीच में हम मेंटेन करके रखते हैं। हाँ। इतना दूध के शेल्फ 4 डिग्री तक आ जाता है। 4 डिग्री तक अगर रहेगा तो फिर वो दूध के फिर फटने के चांसेस गाड़ी के अंदर नहीं हो सकते। 4 डिग्री तक पर्याप्त रहता है टेम्परेचर। हाँ, ठीक है। जो रॉ मिल्क है उसको स्टोर करने का टेम्परेचर ही यही रहता है। जो हम यहाँ से जो पैकिंग करते हैं वो हम 2 डिग्री पे 1 डिग्री पे पैकिंग होती है, फिर 4 डिग्री के अंदर जो है वो हम ट्रांसपोर्ट करते हैं। उसके बाद फिर वो डिलीवरी बॉयज को हैंड ओवर किया जाता है। वो आइस सुबह तक, क्योंकि ये मैं आपको बता दूं जो पूरा फार्म है ये सर कौन सा एरिया कौन सा है? ये जो फार्म का हमारा एरिया है ये उत्तम अलीगढ़ का गोंडा एरिया है, अलीगढ़ के पास में उत्तमपुर गांव है। यहाँ पर श्रीराम का फार्म है। तो यहाँ से तकरीबन दिल्ली एनसीआर पहुँचने में 2.5-3 घंटे लगते होंगे वैन को सर? दिल्ली एनसीआर कवर करने में हमारी गाड़ी को देखो लगभग 450 किलोमीटर कवर करना पड़ता है। पूरी जो ट्रिप है टू एंड फ्रो की। हाँ, पूरा सब कुछ कवर करने तो में। गाड़ी यहाँ से 11 बजे निकलती है। 11 बजे निकलती है, 8 बजे सुबह आ जाती है। तो लगभग 9 घंटे की ट्रिप रहती है। सुबह 4-5 बजे ये बच्चों को वहाँ हैंड ओवर कर देते हैं जो डिलीवरी। सुबह 4:30, 5, सवा 5 तक सारे बच्चे दूध ले लेते हैं जितने भी हमारे बाइकर्स हैं अक्रॉस एनसीआर। और उसके बाद वो फिर हमारे कस्टमर्स को 9 बजे से पहले लगभग 9 के आसपास, उससे बहुत पहले डिलीवरी कर देते हैं। डिलीवरी हो जाती है। जैसे ही डिलीवर हो जाता है स्मृति जी, तो उसके टाइम पर क्या एक मेजर चीज़ है जो कस्टमर्स को करनी चाहिए, बेनिफिशियरीज को करनी चाहिए, जिससे दूध उनके घर पे न्यूट्रिशियस भी पहुंचे? थोड़ी मेहनत वो कर रहे हैं लेकिन उससे उनको क्वालिटी भी बेस्ट मिल जाए और तरीका भी ठीक रहे। क्या उनको आप रिकमेंडेशन उस समय बोलते हैं? देखिए, जब हम डिलीवरी बॉयज़ को दूध देते हैं ना, वहाँ तक हमने कोल्ड चेन प्रॉपरली मेंटेन की होती है। उसके बाद डिलीवरी स्टार्ट होती है। इंसुलेटेड बैग्स हैं, उसमें आइस पैक्स होते हैं, लेकिन हर डिलीवरी पे बैग खुलता है। तो जो कोल्ड चेन है वो ब्रेक हो गई, थोड़ी ब्रेक होगी, डेफिनेटली ब्रेक हुई है। तो उसमें अब जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना वो कस्टमर की आ जाती है कि जैसे ही डिलीवर हुआ बेस्ट रिजल्ट्स के लिए वो उसको बॉईल कर दें, तुरंत बॉईल कर दें। हाँ, हमने पूरी एफर्ट डाली है कि गाय से जैसा मिला है एग्जैक्टली वैसा हम डिलीवर करें। बिल्कुल। लेकिन अब अगर उसकी इमीडिएट बॉइलिंग हो गई तो आपको बेस्ट अरोमा, बेस्ट टेस्ट मिलेगा। वो मिलेगा। जितना रखेंगे, हाँ, जितना रखेंगे उतना कॉम्प्रोमाइज होगा क्वालिटी के साथ। क्योंकि एक बार कोल्ड चेन ब्रेक हुई, आपने अगर उसको फ्रीज भी कर दिया तो वो चीज़ नहीं है, क्योंकि कोल्ड चेन ब्रेक हो चुकी है। तो बेस्ट है कि आप बॉईल कर लें। पर फिर भी हम, क्योंकि पॉसिबल नहीं है हर एक के लिए, हाँ, तो हम सजेस्ट करते हैं जी, हम सजेस्ट करते हैं आप फ्रीज़र में रख लीजिए मैक्सिमम 1 घंटा, और उससे पहले उसको बॉईल कर लीजिए। बहुत बढ़िया। तो ये दोस्तों देखिए, थोड़ा सा हमें समझना है। बहुत बार हमने बहुत वीडियोस आपको बताई भी है। हमें लगता है कि हमें प्योर चीज़ मिल जाए। प्योर चीज़ केवल पैसे से नहीं खरीदी जा सकती, कुछ ना कुछ तो एफर्ट हमें खुद का भी डालना होगा। यहाँ पर अगर पेस्चराइजेशन की टेक्निक को लगा दिया जाएगा तो दूध की गुणवत्ता अभी ये 100 में हम मानते हैं कि गौ माता से सबसे अच्छा दूध है, 100 से गौ माता से तुरंत आप तक पहुँचे वो पॉसिबल नहीं हो सकता। वहाँ से जब ट्रैवल होकर आप तक पहुँच रहा है, उसकी क्वालिटी को और ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ ना किया जाए। जैसे ही दूध आप तक पहुँचे तुरंत आप उसको या तो उबाल लें, या फिर आपको अगर बहुत मजबूरी है तो फ्रीज़र में रख लें। जितनी जल्दी हो सके उसको उबाल कर पी लेंगे, उतना ज़्यादा जो है पेरिशेबल आइटम है उतनी ज़्यादा आपको मदद मिलेगी। इस वक्त ये सबसे बड़ा प्रश्न है जो हमें समझना चाहिए। मार्केट के अंदर दूध मिल रहा है, 3-3 घंटे तक दुकानों के बाहर वो रखा रहता है और फट नहीं रहा है। और हम में से कोई भी इंसान जो है कंपनी से या किसी से ये पूछकर तैयार नहीं है, ये जानना नहीं चाहता कि भाई 4-4 घंटे तक दूध बाहर रह के कैसे स्टेबल है, फट क्यों नहीं रहा। प्रश्न ये होना चाहिए। प्रश्न उल्टा आता है कि दूध अगर हमारे यहाँ पहुँच गया तो वो फट क्यों गया। अरे दूध का फटना 15 मिनट बाहर रहकर ये शुभ संकेत है। ये आपको बताता है कि उस दूध के अंदर प्रिजर्वेटिव की एक भी बूंद नहीं डली है। हम अपने बच्चों को शुद्ध दूध पिलाना चाहते हैं, प्रिजर्वेटिव थोड़ी पिलाना चाहते हैं। तो ये वो चीज़ है जो श्रीराम 5 साल करने में कामयाब हुआ है। अपने एथिक्स में, नैतिक मूल्यों पे इतना सोचे, जितनी बार दूध फटा होगा उतनी बार आपने रिफ़ंड दिया होगा। 5 साल से लगातार आप उनको, सभी कस्टमर्स को रिफ़ंड भी दे रहे हैं और उनसे आप आग्रह भी कर रहे हैं, और बहुत सारे बेनिफिशियरीज ने सपोर्ट भी किया है। आपकी तरफ से भी बहुत अच्छा योगदान रहा है। लेकिन इस चीज़ को हमें समझकर जागरूकता करनी है, अपने बच्चों तक को ये बात समझानी है कि अगर हमें शुद्ध चीज़ चाहिए, ठीक है हमें 2 पैसे एक्स्ट्रा देने पड़ रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी वो जो 2 कदम की एक्स्ट्रा मेहनत है वो भी अपने को थोड़ी सी करनी होगी। सर आपने बताया था जैसे ये जो एक्सपेंशन जैसे आप चाह रहे थे, उसके अंदर एक तो हेड काउंट है जो गौ माता को यहाँ पे बनाया, लेकिन आपने गांव के अंदर भी कुछ परिवार को चिन्हित किया है, जिसके थ्रू जो है आपको लगता है कि आने वाले समय के अंदर जो है दूध की अगर कल को सप्लाई है, सबसे बड़ा प्रश्न यही होता था कि क्या हम दूध उतना, जितनी डिमांड है उतनी दे पाएंगे कि नहीं। तो वो क्या मॉडल है, वो थोड़ा सा बताइए दर्शक। देखिए, जैसे हमारा यहाँ पे है लगभग 90 गाय जो मिल्किंग है जी। उसके अलावा हमारी 5 सब यूनिट्स हैं जो आसपास के गांव में हमने लोगों को दी है, जो एक्चुअली ग्वारियाँ हैं जी, या आम किसान हैं
हमने उनको फंड किया है, कुछ उन्होंने अपनी तरफ से इन्वेस्ट किया है, कुछ हमने गाय दी, मॉनेटरी फंडिंग की हमने, प्लस कुछ गाय दी, प्लस उन्होंने अपनी तरफ से कुछ लगाया जी। अब आज के टाइम में उनके पास किसी पे 15 गाय हैं, किसी पे 12 गाय हैं, किसी पे 20 गाय हैं, सब देसी गाय हैं। आप प्रोवाइड करते हैं वही गाय हैं, वो अपने आप नहीं लेकर आते हो? बिल्कुल बिल्कुल वही गाय हैं। तो उन यूनिट्स का दूध और हमारा मिलके हम ये जितना भी हमारा कस्टमर बेस है उसको हम कैटर कर रहे हैं। प्लस में उसके अलावा हमने जो किसान चिन्हित किए हैं, तो हम अब उस लेवल पे हैं कि अगर ये डिमांड बढ़ती है एनसीआर रीजन में, तो हम बड़ी जल्दी बड़ी इजीली एक्सपैंड कर जाएंगे। हाँ बिल्कुल। तो ये एक अच्छी बात है। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा जो हमारी भी और कौशल जी की हमेशा प्राथमिकता रही है, और ये हमने बैठकर म्यूचुअली हम तीनों ने डिसाइड किया था 5 साल पहले, वो ये कि जब भी कोई कार्य अगर हम करेंगे, जिस भी व्यक्ति को हम अपने साथ में जोड़ रहे हैं उसके साथ में हमारे संबंध इतने घनिष्ठ और इतने पारिवारिक होने चाहिए ताकि कहीं पर भी गलती होने के चांसेस ना हो। ये जो प्रेमाइसेस आप देख रहे हैं ये तो डायरेक्ट कौशल जी की खुद की नज़र के अंदर रहता है। सर, हफ्ते में कितने दिन आप खुद रहते हैं यहाँ पे? मैं हफ्ते में 4 दिन यहाँ रहता हूँ, 3.5 दिन। मैं फ्राइडे मॉर्निंग यहाँ से चला जाता हूँ, मंडे नून को मैं यहाँ वापस आ जाता हूँ। तो जो हमें लगता है अभी क्या हो रहा है, अभी जिस वक्त भी देश में पूरे मिल्किंग के प्रोजेक्ट्स अगर आप देखेंगे, शायद ही कोई प्रोजेक्ट होगा जिसके अंदर ऑनर जो है वो हफ्ते के अंदर मतलब 50% ज़्यादा समय अपने गांव में, जबकि आपका यहाँ से घर 2.5-3 घंटे की दूरी पर है। हर रोज़ सुबह मतलब आप वो हफ्ते में मतलब 3 घंटे आप यहाँ ट्रैवल करके आते हैं, फिर 3 दिन फार्म में ही रहते हैं और फिर वहाँ जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें देखिए, चैलेंजेस की जब हम बात करते हैं कि कोई चीज़ आप तक पहुँच रही है वो इतना आसान नहीं है। हम में से भी अगर परिवार में कोई एक व्यक्ति कहेगा कि यार पिताजी को 3 दिन के लिए फार्म के अंदर वो जाकर बाहर गाँव के अंदर रहें, सोचिए कितनी मतलब मुश्किल चीज़ होती है। इतनी आसानी से कोई प्रोजेक्ट जो है वो कवर नहीं होता। हम उन किसानों से भी मिलेंगे। मुझे सबसे अच्छी चीज़ हुई जब कौशल जी मुझे इसके बारे में बता रहे थे, मैंने इनसे यही पूछा कि सर वो जो किसान है उनके ऊपर हम कितना विश्वास कर सकते हैं, और इन्होंने कहा वरुण जी जितना आप मुझ पर विश्वास कर रहे हो उससे ज़्यादा मैं उनके ऊपर विश्वास कर सकता हूँ, इतना मैं कह सकता हूँ, उनसे पारिवारिक संबंध है। जब ये विश्वास की कड़ी बनती है कि अगर आप कुछ कह रहे हैं और आप कुछ कह रहे हैं, आपसे बिना जाने और बिना पूछे क्या मैं उसकी गारंटी आप तक पहुँचा सकता हूँ, जब ये विश्वास बनता है तब वो दूध की शुद्धता आती है। ये इतना आसान काम नहीं है कि केवल हमने आपको फार्म दिखा दिया, पीछे क्या चीज़ होगी क्या नहीं होगी इसकी कौन गारंटी लेगा। इसमें भी विश्वास की कड़ी जुड़ी हुई है जो आपकी वाक्षी के साथ जुड़ी है, आपकी क्षीरधाम से जुड़ी हुई है, वाक्षी की क्षीरधाम के साथ जुड़ी हुई है, जो एक एक शुद्धता की बूंद के लिए जो है जिम्मेदार होती है। मैम, क्षीरधाम के अंदर ऑर्डर करने के लिए पहले मैनुअल ऑर्डर्स होते थे, अभी अगर कोई ऑर्डर करना चाहता है डायरेक्ट, तो सबसे कन्वीनियंट तरीका क्या है आप तक रीच करने का? मोबाइल एप्लीकेशन है जी, जिसको कि प्ले स्टोर पे अवेलेबल होती है। हाँ जी, दोनों पे अवेलेबल है। डाउनलोड करके आप ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। बिल्कुल। और वेबसाइट है, वेबसाइट के थ्रू भी ऑर्डर प्लेस किया जा सकता है, क्योंकि कुछ लोग नहीं प्रेफर करते ऐप डाउनलोड करना, उन्हें चाहिए हम सीधा वेबसाइट से ऑर्डर करें, वो भी कर सकते हैं। बहुत सुंदर। तो अगर जैसे हम क्षीरधाम के अंदर कभी भी आते हैं, एक तो ऐप हो गई, वेबसाइट हो गई, एक्सप्लोर कीजिए, जानने की कोशिश करिए। सबका मकसद यही है कि आपके घर तक हर चीज़ जो है वो बिल्कुल शुद्ध तरीके से पहुंचे। वाक्षी से भी आप कांटेक्ट करते हैं तो हम भी आपको डाइवर्ट करके बेस्ट सर्विस वही देते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि आप डायरेक्ट स्मृति जी से कनेक्शन में रहते हैं। अगर आप ऐप के थ्रू भी करते हैं तो आपको मैक्सिमम कांटेक्ट जो है वो ऑनर्स खुद कांटेक्ट करके जो है आपको सारी चीज़ समझाने की कोशिश करते हैं। ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। तो कौशल जी, यहाँ पे हमारी जैसे चीज़ है, एक तो हम चाहेंगे कि एक बार नंदी के दर्शन ज़रूर करें, क्योंकि किसी भी गौशाला के अंदर अगर आप जाते हैं, हमने आपको बहुत सारे पैरामीटर्स जो पहले वीडियोज़ बनाई है उसमें कहा हुआ है, हमेशा गौवंश को देखिए, जो यहाँ से अभी आपको रोहित जी ने दिखाया भी होगा, नहीं तो एक बार दोबारा दिखाइएगा रोहित जी, यहाँ से गौवंश दिखाइए एक बार। ये सारी गायें जो आप देख रहे हैं, तो उसके अंदर आप देखेंगे 98% से ज़्यादा जो ब्रीड है वो हमारे पास में केवल गिर गाय की ब्रीड है जो ये रहती है। किसी भी गौशाला में जाएं तो जो कौशल जी ने आपको सबसे पहले प्रश्न का खुद ही जवाब दे दिया, जो हमें प्रश्न करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, वो ये रही कि हम क्या करते हैं। जिस गौशाला के अंदर गौ माता का ध्यान रखा जा रहा है, किसी भी तरीके से जो है उसको परेशान नहीं, बिल्कुल सुख शांति से रखा जा रहा है, और वहाँ पे नंदी का या बछड़ों का ध्यान रखा जा रहा है। अभी भी सर आप बता रहे हैं 8-10 तो बछड़े अभी भी हैं आपके पास में, उसमें सर यहाँ 30-35 बछड़े मिलेंगे आपको। इसमें 6-7 महीने पुराने जो बछड़े होंगे वो जरूर दिखाइए। वो सब चराई पे, अरे अभी चराई पे गए हुए हैं, अभी चराई से आ जाएंगे। 6-7 महीने वाले दिखेंगे। अच्छा, 6-7 महीने वाले अपने को दिखेंगे। किसी गौशाला में, अगर मैं आपको बता रहा हूँ, आपको पैरामीटर है, आप वीडियो देख भी रहे हैं, किसी गौशाला में आप जाते हैं और अगर आपको 8 महीने से 10 महीने तक का बछड़ा दिख रहा है, 10-15 बछड़े दिख रहे हैं, तो आप ये समझ जाइएगा वो व्यक्ति जो 10 महीने तक किसी बछड़े को पाल रहा है, वो बछड़े से कुछ मिलने नहीं है उसको, वो 10 महीने तक अगर बछड़े को पाल रहा है तो इसका मतलब वो वहाँ पर कुछ ना कुछ धर्म कार्य करने की कोशिश हमेशा कर रहा होगा। तो आइए चलते हैं, फिर वहाँ पे जाके एक बार नंदी महाराज के भी दर्शन करते हैं, गौ माता के भी थोड़े करीब से दर्शन करेंगे और देखते हैं क्या क्या विकल्प और रहता है।
तो मैं एक बार चाहूँगा, ये देखिए अभी तक जितनी भी गायें थी वो बाड़े में बंधी हुई थी और अब जो है ये खुलकर, ये इतनी स्पेस है जहाँ पर गायें जो है वो खुली रहती हैं। एक बार रोहित जी दिखाइएगा ज़रा, ये अब जो है धीरे धीरे देखिए कि सारी गायें को खुला छोड़ा जा रहा है। कौशल जी, कब तक जो है मतलब बांधा जाता है, किस पर्पज़ के लिए बांधा जाता है और कब कब इन्हें खुला छोड़ा जाता है यहाँ पे? ये 2400 घंटे खुली रहती हैं, एक्सेप्ट मॉर्निंग और इवनिंग में एक 1.5 घंटे के लिए, जिस टाइम पे इनका सानी चलती है और मिल्किंग होती है। मतलब जो पहले भोजन जो इनको कराते हैं हम, खाना वो दूध निकालने से पहले, वो उस समय पे बस सानी के टाइम पे, और क्योंकि हर गाय के लिए अलग तरह की हमारी खुराक पड़ती है। किसी को ज़्यादा दाना डालना होता है जो ज़्यादा दूध की है जी, और इसलिए उनको बांध के खिलाया जाता है। और जब मिल्किंग हो जाती है उसके बाद ये फ्री उनको छोड़ दिया जाता है। तो ये पूरा टाइम, मतलब आप मानिए कि सुबह 1.5 घंटा बनती है, शाम 1.5 घंटा बनती है बस। तो अब जब ये खुली हैं तो अब ये शाम को मतलब 5-6 अब बजे ये तक शाम इसी तरह को से खुली बिल्कुल, रहेंगी? अब ये शाम 5 बजे तक खुली रहेंगी और ऐसे ही घूमती रहेंगी। जिसको जितना जब पानी पीना हुआ अपनी इच्छा अनुसार पानी पियेंगी। वो देखिए अब पानी पी रही हैं आपसे। बिल्कुल। तो ये देखिए, ये कुछ हम आपको साथ में पैरामीटर्स भी बता रहे हैं, क्योंकि कई बार आप कहते हैं कि सर कौन सा दूध अच्छा है कौन सा नहीं है, कैसे पता लगाएं। ये एक तरीका है पता लगाने का। जैसे हम विजिट करते हैं तो क्या क्या चीज़ें हैं। पहली बात मैंने आपको क्या बताया, गौवंश देखिए कि वहाँ पर कितनी % देसी गायें हैं। अगर वहाँ पर साथ में जर्सी HF गाय भी चल रही है तो वो प्रोजेक्ट अच्छा नहीं हो सकता। दूसरी बात, वहाँ पे देखना चाहिए नंदी कितने हैं हमारे। नंदी अगर नहीं है, नंदी के जो बछड़े हैं वो कितने हैं हमारे पास में, तो ये एक चीज़ से हमें आकलन करना चाहिए प्रोजेक्ट किस तरीके का। तीसरी चीज़ जो बताई गई कि गौवंश जो है वो कितने समय के लिए खुला वहाँ पे विचरता है। जो गौ माता सुबह से शाम तक बंधी रहती है एक ही जगह पर, वहाँ से दूध की क्वालिटी जो है वो हमेशा कॉम्प्रोमाइज़ होगी। केवल दूध की क्वालिटी नहीं है, ये सोचना चाहिए कि गौ माता स्ट्रेस के अंदर रहती है और ऐसे दूध का बच्चों के ऊपर प्रभाव अच्छा नहीं पड़ता। तो ये भी एक बहुत बेहतरीन चीज़ें हैं। स्मृति जी, इसके अंदर कोई फॉडर से रिलेटेड कुछ चेंजेस हैं जो मेरे ख्याल से कौशल जी बताएंगे। सर, खाने के लिए जैसे खुराक है, क्या क्या चीज़ें मेन है? फॉडर में मुझे लगता है कि और डेयरियाँ शायद ये अचीव ना कर पाती हूँ जी। हम ही हैं जो 12 मास जी ट्राई कर रहे हैं कि हरा दे सकें जी। कोशिश मतलब अभी नॉर्मल क्या है कि आप ये कह रहे हैं गौशालाओं में हरा चारा ही नहीं मिल पाता, अवेलेबल नहीं हो पाता। हमारा ये है कि हम देखिए अक्टूबर जब शुरू होता है तब से गन्ना शुरू हो जाता है जी, और गन्ना हमारा लगभग चलता है अप्रैल तक जी। अप्रैल में जी, मई में ज्वार आनी शुरू हो जाती है। ओके, तो मई से लेके सितंबर तक ज्वार रहेगी जी हमारे पास जी जी। तो ये जो ट्रांजिशन फेज़ रहता है ना हमारा, आप मानिए सितंबर से अक्टूबर का और अप्रैल से मई का, यस, इस टाइम पे हल्का फुल्का हरे फॉडर का हमें अभी दिक्कत आती है। नहीं तो थ्रू आउट द ईयर हरा फॉडर जो है सिर्फ हरा फॉडर। हम इनको कभी भूस नहीं खिलाते, ना इनको कभी धान का स्ट्रॉ खिलाते हैं, इनको सिर्फ हरा चारा ही मिलता है। बहुत बढ़िया। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो इन्होंने बताया अचीव करने में जो मुश्किल होती है। आ जाइए इस साइड से, आ जाइए, पीछे से आके रख दीजिए। तो ये वो चीज़ है जो अचीव करनी जो है वो मुश्किल होती है, क्योंकि हरा फॉडर जो है वो फ्रेश होगा, वो एक बिल्कुल अगर फ्रेश होगा तभी दे सकते हैं, नहीं तो नहीं दे सकते। और आप बहुत सारी गौशालाएं देखेंगे जहाँ पे बिल्कुल अलग एक वेयर हाउस बनाया जाता है सूखे के लिए। तो आप ये कह रहे हैं आपके पास वेयर हाउस ही नहीं है सूखे भूसे का? हमने सिर्फ इमरजेंसी के लिए कुछ खलवाया हुआ है कि कभी बाई चांस थैली आने आ जाती हैं तो इमरजेंसी स्टॉक करवा रखा है। वो भी बहुत थोड़ा, भी आपको दिखा देंगे जी जी, क्योंकि ये इतने काउंट को एक दो छाक भी, तो एक इमरजेंसी स्टॉक रखा हुआ है। बाकी वो आप देख लेना कितना पुराना है, वो 2 साल से यूज़ नहीं हुआ क्योंकि हरा चारा जो है वो पर्याप्त रूप से उपलब्ध होता है। स्मृति जी, मैं थोड़ा सा ये प्रोडक्ट्स जो हैं ये क्योंकि अब लग गए हैं तो मैं आपसे निवेदन करूंगा थोड़ा इनके बारे में बताइए कि कितनी तरह के प्रोडक्ट्स हैं जो पिछले 5 साल में हम लेकर आ पाए हैं और किस तरीके से जो है ये मदद कर पा रहे हैं, क्या क्या विशेषताएँ हैं इनकी? देखिए, दूध है हमारे पास। सबसे पहले ये दूध का आप पाउच देखें। ये दूध पाउच के रूप में जो है ये लॉन्च जब किया गया था 5 साल पहले, ये क्षीरधाम का है और यही वो देसी गाय का शुद्ध दूध है जो हर रोज सुबह फ्रेश आपके घर के अंदर पहुंचता है। ये पाउच भी है जी जी, प्लीज़। ये अभी 1 जुलाई से प्लास्टिक बैन हुई है जी। हमने क्षीरधाम ने ये 2 साल पहले ही रिसाइकल, मतलब ये सिंगल यूज़ प्लास्टिक नहीं है? सिंगल यूज़ प्लास्टिक नहीं है, ये 2 साल पहले ही हमने रिसाइकलेबल प्लास्टिक यूज़ की थी कि ये पाउच लेके कोई कंपनी इनको छोटे छोटे प्लास्टिक के दानों में कन्वर्ट करके कोई नया प्रोडक्ट बना सकती है। तो ये रीयूजेबल प्लास्टिक है। तो कोशिश अपने को करनी चाहिए कि इनको प्लास्टिक्स को जो इकट्ठा कर लिया जाए। और बहुत सारी आजकल NGOs हैं
जिनको हम इस तरीके से दे सकते हैं। बहुत बार वो रिसाइकलिंग के लिए जब प्लास्टिक मांगती है तो इसका उपयोग जो है वो किया जा सकता है। तो ये वो शुद्ध दूध है। आप बॉटल के बारे में कुछ बता रही थी। हाँ जी, दोनों में दूध सेम रहता है जी। जो जिनको ग्लास बॉटल में चाहिए तो हमारे पास ये ऑप्शन अवेलेबल है जी। अदरवाइज हमारे पास ये पाउच का ऑप्शन अवेलेबल है 500 ml का। दोनों में रॉ मिल्क है तो दोनों को ही इमीडिएटली बॉईल करना ज़रूरी है। जी। जो बॉटल है, जैसे हमने बताया कि फ्रिज के अंदर अगर हम दूध को रखेंगे, अगर बॉईल नहीं कर पाए तो फ्रीज़र के अंदर रखना होगा, तो बॉटल को हम फ्रीज़र में नहीं रख पाएंगे। तो जितने भी बंधु जो बॉटल मंगवाते हैं, बॉटल में आपको खासियत ये हो जाती है, कई बार हमारे जितने भी जो बेनिफिशरीज हैं उनको लगता है कि हमें कांच की बोतल में चाहिए, प्लास्टिक हालांकि अच्छी क्वालिटी का लेकिन क्यों हो, तो लेकिन उसके साथ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी यही है कि आपको तुरंत ये उबालना पड़ेगा। आप फ्रीज़र में रख नहीं सकते, बॉटल क्रैक कर जाएगी। पाउच जो बंधु मंगवाते हैं वो फ्रीज़र में रख सकते हैं 2-4 घंटे के लिए अगर रखना भी चाहिए तो। पर सजेशन यही रहेगा और यूज़ कर पीक गर्मी में तो डेफिनेटली बिल्कुल तुरंत उबालने की कोशिश अपनी तरफ से पूर्ण रूप से करनी चाहिए। और कौन सा प्रोडक्ट है मैम जो आया? ये एक अच्छी चीज़ लॉन्च हुई है। बिल्कुल, गोट मिल्क है जी, ये भी रॉ है बिल्कुल, और इसमें भी बॉइलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। बॉइलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। गोट मिल्क है, बकरी का दूध। मैं आप सभी को बता दूं, बहुत सारी हमारे पास में क्वेरीज बीच में भी आई, 5 साल से आई, और हमेशा हमने निवेदन भी किया क्योंकि गांव का एरिया, यहाँ पे बकरियां उपलब्ध हो सकती हैं। शुद्ध बकरी का दूध जो है वो क्षीरधाम प्रोवाइड करता है। गोट मिल्क है, फ्रेश आपके घर पे सुबह पहुंचेगा। रेट बहुत आपने वाजिब रखा हुआ है और बड़े आसानी से आप अफोर्ड कर सकते हैं। और ये बकरी के दूध की खासियत क्या होती है, 6 महीने से कम के बच्चे जो हैं, हम कर कह रहे हैं, हम अपने घरों के अंदर डब्बे वाले दूध हैं वो खरीद के 6 महीने से कम के बच्चों को पिला रहे हैं। सोयाबीन डली हुई है, पता नहीं क्या क्या चीज़ें उसमें डली हुई है जो शरीर के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। अगर बच्चों को उस समय पे क्या है, देसी गाय का दूध जो है वो भी कई बार बच्चा हजम नहीं कर पाता, उस समय पे बकरी का दूध है जो बच्चा बड़ी आसानी से हजम कर लेगा और आपके बच्चों के लिए बहुत ताकतवर सिद्ध होता है बकरी का दूध। जो एजेड लोग हैं, जो बीमार लोग हैं, आपको पता है डेंगू हो गया, चिकनगुनिया हो गया, प्लेटलेट्स बढ़ानी है, तब बकरी का दूध एक अच्छा विकल्प है। ये आप क्षीरधाम की ऐप से ऑर्डर करके ये भी मंगवा सकते हैं। और कौन सा मैम विकल्प है हमारे पास, और क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं? ये वो प्रोडक्ट्स हैं जो ऑलरेडी अभी लोग ले रहे हैं, जैसे कि दही जी, फिर हमारे पास मक्खन है जी, खोया है जी, और पनीर है जी। ये सब प्रोडक्ट्स ऑलरेडी ऐप पे हैं, सब ऑर्डर कर सकते हैं। बिल्कुल। अब आने वाले दिनों में जो स्टार्ट होने वाला है, कुछ एक ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जैसे कि ये सोप, हैंडमेड सोप हैं और पंचगव्य से बने। इनमें पंचगव्य का इस्तेमाल किया गया है इन्हें बनाने के लिए। और सोप बेस भी बिल्कुल, इसमें कोई केमिकल नहीं है, पैराबेन्स नहीं है, तो स्किन के लिए बहुत ही अच्छा है। तो इसको बनाने के लिए जो बेस इस्तेमाल होता है वो बाजार से लेना होता है, क्या करना होता है इसमें? ये देखिए ग्लास में है हमारे पंचगव्य एक्सपर्ट जी, वो आयुर्वेदिक बेस मंगवाते हैं। ओके। और उसके बाद पंचगव्य का अर्क मिलता है और जो बाकी जो चीज़ें हैं जैसे हल्दी हुई, हल्दी वाले सोप में ये गोट मिल्क सोप है जो आपने पकड़ा हुआ है। ओके, वेरी नाइस। ये लेमन है जो अभी लिया है इन्होंने। जी। बिल्कुल, इसमें लेमन एक्सट्रैक्ट है, उसमें रोज एक्सट्रैक्ट है, वो चारकोल वाला ऑरेंज एक्सट्रैक्ट है। तो ये सब बिल्कुल ही हैंडमेड और नेचुरल प्रोडक्ट्स के साथ है। हाँ, घी का ये देखिए, ये देसी गिर गाय का घी है जो क्षीरधाम के अपने फार्म से जो है गाय का घी जो उपलब्ध करवाया जाता है। तो ये घी है देसी गाय का, बिलोना पद्धति से निकला हुआ, जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आधा लीटर के अंदर और ये 1 लीटर की पैकिंग के अंदर ये पूरा उपलब्ध रहता है। और साथ में आपने बताया ये छाछ का पैकेट है। मैं आप सभी से निवेदन करूँगा, प्रोडक्ट तो सारे बेहतरीन है, लेकिन छाछ एक ऐसी चीज़ होती है जो हमारे घरों के अंदर बहुत इकोनॉमिकल रेट पे आती है। जितनी दूध की प्राथमिकता बताई जाती है, जितने दूध के गुण गाए जाते हैं, उतने ही छाछ के भी गाए जाते हैं, जबकि ये आधे से कम रेट के अंदर उपलब्ध हो जाती है दूध के मुकाबले। तो छाछ को अपने घर का हिस्सा ज़रूर बनाएं और छाछ जो अपने घरों के अंदर ज़रूर इस्तेमाल करें। देसी गाय के दूध की छाछ मिलनी ही तकरीबन इस वक्त तो नामुमकिन हो गई है शहरों के अंदर, कम से कम दिल्ली NCR के लोगों को मिल रही है, तो वो इसका बेनिफिट ज़रूर उठाएँ। आप कंडों के बारे में कुछ बताना चाह रहे थे, एक बार थोड़ा सा उसके बारे में प्लीज़ बताइएगा। हाँ जी, आ जाइए। हाँ जी। तो ये देसी गाय के गोबर के कंडे, आप जानते हैं कि देसी गाय का जो गोबर है, जो लक्ष्मी का वास है उसमें, और यहाँ पर क्योंकि जब गौ माता इतनी है तो ये गोबर के कंडे हैं जो बनाए जाते हैं। और मैं आपसे निवेदन करूंगा, क्या मतलब जो है किस तरीके से जो है परिवारों के अंदर ये थोड़ा इस्तेमाल हो सकते हैं, उसके बारे में प्लीज़ गाइड करें। और क्या ये भी ऑर्डर किए जा सकते हैं? हाँ, बिल्कुल ऑर्डर किए जा सकते हैं ऐप के थ्रू ही। और इस्तेमाल का ऐसा है कि अग्निहोत्र करते हैं लोग सुबह जब सूर्योदय के समय अग्निहोत्र रहता है, तब इस्तेमाल देसी गाय के गोबर के कंडों का होता है। बहुत सुंदर इसके ऊपर कपूर रख के आप इसको जला सकते हैं, एक अलग ही पॉजिटिविटी। लोबान गुग्गल कपूर लगा के अगर आप इसकी धुनी अपने घर के अंदर दे दें तो इतना पॉजिटिव एनवायरनमेंट तो आपका क्रिएट होता है। और साथ ही साथ
जो है घर में अब बरसातों का समय मच्छर हो रहे हैं और हम अपने घरों के अंदर वो इंसेक्टिसाइड्स और जो पूरे केरोसिन ऑयल से युक्त जितने भी हमारे वेपराइजर्स हैं उनका इस्तेमाल कर रहे हैं। नेचुरल चीज़ें जब हमारे घर के अंदर उपलब्ध हैं, क्यों हम इनका उपयोग नहीं करते हैं? कोशिश करिए, चीज़ों को एक्सप्लोर करिए और ज़्यादा इस तरह की नेचुरल चीज़ों का इस्तेमाल अगर हम अपने घरों के अंदर करेंगे तो उतना हमारे लिए अच्छा रहने वाला है। तो बहुत बहुत धन्यवाद कौशल जी। स्मृति जी, आपने बहुत अच्छे से विस्तार से सारी चीज़ों के बारे में बताया। मैं आप सभी को बताना चाहूँगा, ये जो फार्म की ज़मीन है इसके आजू बाजू भी काफ़ी ज़मीन है जो कौशल जी ने लीज़ पे ली हुई है, किसानों के साथ में कॉन्टैक्ट बना रखा है, अच्छा कर रखा है, जिसके अंदर अलग अलग तरह की चीज़ें जो है वो लगाने की कोशिश चल रही है। अभी आज जब हमारा विचार विमर्श हो रहा था तो आने वाले समय में शायद आपको देसी गेहूँ के आटे जो स्लो प्रोसेसिंग में पिसे हुए हैं, जो तेल है नंदी के बैल से निकला हुआ जो तेल है, ऐसी चीज़ों के ऊपर कोशिश की जाएगी कि भविष्य के अंदर वो भी चीज़ें जो हैं वो आप तक उपलब्ध करवाई जाएँ। पूरा हरा भरा क्षेत्र है जहाँ पर ये है पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट कह सकते हैं आप इसे, जहाँ पे गौ माता का पालन हो रहा है और यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि जो दूध आप तक पहुँच रहा है वो बेहतरीन क्वालिटी का और बहुत अफोर्डेबल रेट्स के अंदर जो है ये चीज़ें आप तक पहुँचने में इस वक्त काम हो पा रहा है। हम चाहेंगे कौशल जी या उन किसानों से एक बार हम ज़रूर मिलकर आएँ जो आप, क्योंकि एक पूरा एक्सपेंशन प्लान जो है उनके ऊपर जो है बेस रहने वाला है। एक बार आपको नंदी भी दिखाते हैं। हाँ, नंदी भी हम बछड़े भी दिखाते हैं। जी जी जी। आपको हम जो गाय चराई पे हैं वहाँ पे भी लेके चलेंगे। अच्छा, वहाँ पे जा सकते हैं? बिल्कुल, वो थोड़ा 20-22 किलोमीटर है। अच्छा, दूर है, लेकिन जाएंगे ज़रूर। जाएंगे ज़रूर और किसान से भी मिलवाएंगे आपको डेफिनेटली। चलिए आइए तो देखते हैं, एक बार नंदी महाराज के दर्शन करके फिर आगे का भी कार्य करेंगे। धन्यवाद। तो दोस्तों, ये है जो अभी कुशल जी ने जैसे बताया, हमें तो खुद विश्वास नहीं हुआ था कि 2 साल से सूखा चारा जो है वो कैसे रखा जा सकता है, लेकिन अब देखने में लग रहा है कि 2 साल का है। सर बताएं प्लीज़ कि ये देखिए, ये सूखा हम भूस, देखो जैसे पहले बताया था वीडियो में कि इमरजेंसी के लिए स्टॉक कराना पड़ता है। जो ट्रांजिशन के टाइम पे, या आप मानिए हरा चारे की ठेली आ रही है वो कहीं फंस जाए, अब जैसे बरसाती मौसम है तो इमरजेंसी के लिए हमने स्टॉक करा के रखा हुआ है। लेकिन इसका हमने 2 साल में बहुत ही कम उपयोग किया है, वो भी उस टाइम पे जैसे कभी ठेली नहीं आई, या जो पहले बताया था कि अप्रैल से मई ट्रांजिशन पीरियड या सितंबर से अक्टूबर में ट्रांजिशन पीरियड। तो आप इस भूसे को देखेंगे और इसके नीचे देखेंगे तो ये 1.5-2 साल आपको पुराना देखेंगे, वो पीछे एक गुच्छा सा दिखेगा, वो पुराना स्टॉक हो रखा है। जी जी जी। और आप देखेंगे ये है हमारा जो हम रेगुलरली खिला रहे हैं, ये सूखी हुई ज्वार पूरा स्टॉक कर रखा है हमने कुटवा के। और ये मिक्स होती है हरी ज्वार कुटी हुई से, वो सामने वाली जो है। हाँ, कभी हरी ज्वार डाल देते हैं, कभी मिक्स कर देते हैं, कभी सिर्फ सूखी खिला देते हैं। जी जी जी। वो गाय के खाने के ऊपर है। जैसे अभी वो कुछ छोड़ना शुरू कर दिया सानी में, तो चेंज करने के लिए सूखी डाल देंगे। या हमारे यहाँ सब्जियाँ आ जाएंगी, अभी आपका ये वाटरमेलन का सीज़न गया है तो हमारे यहाँ पता नहीं 12-14 ठेलियाँ खली हैं जो इन गायों को हमने तरबूज खिलाए हैं, सीजनल तरबूज जो है वो सीजनल पूरा बिल्कुल सीजनल। आपकी लौकी आएंगी, भिंडी आएंगी, बैंगन आएंगे, गाजर आएगी। अभी वाटरमेलन गया तो वाटरमेलन का चला है। तो जो ये दूध की गुणवत्ता कई बार दिखती है, बहुत बार आपका फीडबैक आता है सर दूध की क्वालिटी के अंदर डिफरेंस दिख रहा है, वो कहाँ आ रहा है, तो वो आप समझ सकते हैं कि ये एक मेजर चीज़ है। और ये भाई साहब की जो बात है उससे मैं कहीं ना कहीं जो है उससे वाकिफ़ इसलिए हूँ क्योंकि बहुत सारी गौशालाएं हमने जब विज़िट की है, देखिए वाइस वर्सा होता है। यहाँ पे क्या है, हरा चारा आपको पर्याप्त रूप से मिल रहा है जो फ्रेश यहाँ पे ज़्यादा है, और इधर का जो स्टोर हाउस है ये इतना बड़ा नहीं है। 300 गौ माता अगर किसी के पास में हो तो मुझे लगता है सर इससे कम से कम 4-5 गुना तो बड़ा मिनिमम चाहिए होगा आपको भूसा, अगर आप हर रोज डाल रहे हैं। बिल्कुल, डंप कराने के लिए उन्हें बहुत बड़ा स्टोर चाहिए होगा, बहुत बड़ा स्टोर चाहिए। इतने से तो काम बन ही नहीं सकता। मतलब अब आप ये देख लीजिए, अगर हमें वो सस्टेन करना है तो उनका 2-3 छाक का खाना है सिर्फ। कभी ठेली फंसे, खेत से ना आ पाए, या जो हम किसानों से गन्ना आता है हमारे पास उसको आने में देरी हो जाए, उनको लेबर ना मिले काटने की, सिर्फ वो 1 या 2 छाक सस्टेन करने के लिए ड्राई फॉडर है, नहीं तो हमारे पास ग्रीन फॉडर की पर्याप्त उपलब्धता है। तो आप ये सोचे गौ माता खुशी से क्या खाएगी, हरा चारा खुशी से खाएगी, जो सीजनल सब्जी फ्रूट है वो खुशी से खाएगी, आपने बताया ज्वार लगाया हुआ जैसे ये सब कुछ है वो सब खुशी से खाएगी। जो गौ माता खुशी से खाना चाहती है, गौ माता को केवल 2-3 चीज़ें ही चाहिए किसी भी गौशाला के अंदर अगर वो है, एक तो उसको जो भोजन मिल रहा है वो फ्रेश मिल जाए, अच्छा मिल जाए, है ना, कोई पुराना ना हो, इस तरह का ना हो, हरा मिल जाए। दूसरी बात जो है, जो उसका बछड़ा है जिसको उसने जन्म दिया है वो कम से कम 9 महीने 1.5 साल 2 साल तक उसके पास रहे। जैसा आपने बोला जो हमारे पास नंदी है जो कम से कम 8-8 9-9 महीने हमारे पुराने नंदी है जिस बच्चे को जन्म दिया है, वो जब तक वो दूध दे रही है कम से कम तब तक तो उसका दूध पिए, तो ये एक माँ की हमेशा संतुष्टि मिलती है उसको। और तीसरी चीज़ है कि पूरा दिन बंदी ना रहे, एक स्वच्छ एनवायरनमेंट में खुली भी अगर घूम रही है। बहुत बार आप लोग बोलते हैं सर ऑर्गेनिक मिल्क प्रोवाइड करवाइए,
ऑर्गेनिक मिल्क का मतलब ऑर्गेनिक चारा देना केवल नहीं है, हालांकि जो ये चारा है इसमें केमिकल पेस्टिसाइड यहाँ यूज़ होते नहीं है आपकी ज़मीन के अंदर। ज्वार हो गया, गन्ना हो गया, इनमें बिल्कुल ही केमिकल यूज ये आपकी खुद की यहीं पे भूमि में आप उगाते हैं? बिल्कुल, ज्वार हमारी भूमि में उगती है, गन्ना हम उगाते हैं, गन्ना हम किसानों से भी लेते हैं, लेकिन गन्ना एक वो खेती है जिसमें बहुत ही कम केमिकल का इस्तेमाल होता है। और गन्ना उस खेती को भी कहा गया कि किसान एक बार ही करके टेंशन फ्री रहता है पूरे साल भर। बिल्कुल। तो अब एक चीज़ देखिए इससे निकल कर आई, कल को आपसे कोई पूछ ही ले श्रीराम का आप दूध मंगाते हैं क्या ये ऑर्गेनिक मिल्क है, पहले तो ऑर्गेनिक मिल्क हो गया क्योंकि यूरिया केमिकल नहीं डाला पाउडर के अंदर। उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण वो 3 चीज़ें हैं जब भी आप किसी गौशाला में विजिट करते हैं, क्योंकि हो सकता है इतना प्रयास करने के बाद आपको लगता है कि श्रीराम नहीं है, हम कहीं और से लेना चाहते, कम से कम उनकी गौशाला में विजिट करके इन सारी चीज़ों की पुष्टि ज़रूर करें कि धरातल पर ये चीज़ें हैं कि नहीं हैं। मैं आपको गारंटी देता हूँ अपने 5 साल के अनुभव में, अगर 99% तक आप अपने डिसीजन पे बिल्कुल सटीक पहुँचेंगे अगर आप उस तरीके से जिस तरह हम आंकलन करने की कोशिश कर रहे हैं, हम तीनों यहाँ पर बैठकर सोच रहे हैं कि और क्या बेटर किया जा सकता है, ऐसा भी अगर आप वहाँ जाके कोशिश करेंगे आपको अपने आप पता चल जाएगा हमारे बच्चों के लिए शुद्ध दूध इस प्रोजेक्ट से आ सकता है कि नहीं आ सकता है। इसका प्रयास ज़रूर करना चाहिए। नंदी महाराज को एक बार देख लेते हैं। धन्यवाद। तो अब हम नंदी महाराज के दर्शन करने के लिए आए हैं। सर कितने अभी नंदी हमारे पास में एक है जो यहाँ गौशाला में एक है और हमने 2 छोड़े हुए हैं अपनी जहाँ गाय चराई पे। तो वहाँ जब जाएंगे तो वहाँ पे होंगे। यहाँ पे एक इसलिए है क्योंकि यहाँ हमारे पास लगभग 25 के करीब गाय खाली हैं, बाकी सारी गाय भरी हुई हैं जी। तो एक नंदी इज सफिशिएंट उसके लिए, सर्विसिंग के लिए। ये नंदी है हमारा 4.25 साल का है, भोला भोला बस बस बस। तो ये नंदी है और इस तरीके से जैसे अपनी गौशाला में, जैसा मैंने आपको बताया, कोई भी आप गौशाला विज़िट करते हैं तो आप जब वो विज़िट करते हैं तो हमेशा इसका देखें कि क्या उनके पास खुद का नंदी है। अगर नंदी किसी गौशाला में अपना है और वो शुद्ध देसी ब्रीड का रहता है तो ऑटोमेटिकली जो आने वाले ऑफस्प्रिंग्स हैं, जो जीन्स हैं, वो आपको और अच्छे जो हैं वो देसी जीन्स मिलते जाएंगे। तो किसी भी गौशाला के अंदर नंदी इंपॉर्टेंट होता है, नंदी को देखना चाहिए और नंदी के साथ में बछड़े देखने चाहिए, बछड़ियाँ देखनी चाहिए, बछड़े देखने चाहिए। बछड़ियों से क्या पता चलेगा? बछड़ियों से ये पता चलेगा कि जो भी गौ माता है वो बाहर से अभी ली जा रही हैं या उसी गौशाला की जो बछड़ियाँ हैं वो जाहिर सी बात है 2-3 साल के बाद में गौ माता जब वो दूध देने लगेंगी। और जो बछड़े हैं वो आपको ये बताएंगे कि जो गौ पालक है वो अपने यहाँ पर जो भी गौ माता है उस गौवंश का ध्यान किस तरह रखना चाह रहा है। इससे नियत के बारे में भी और अच्छा पता चलता है और आपको ये कॉन्फिडेंस आ जाता है कि कल को आने वाला दूध जो है वो शुद्ध हो पाएगा। जो बछड़े हैं सर उस तरफ हैं हमारे, तो आप देख सकते हैं आप। चलिए, तो अब हम उस बाड़े में आए हैं, ये देख सकते हैं आप, ये केवल हमारे पास में जो बछड़े और बछड़ियाँ हैं केवल उनके लिए हैं। तो देखने वाली चीज़ ये होती है कि अगर 300 का गौवंश है तो उस गौवंश के अंदर गौपालक ने बछड़ियाँ या बछड़े जो हैं वो कितने हैं सर? टोटल कितनी बछड़े होंगे अंदाजा? देखो यहाँ पे हैं लगभग 55 से 60 के करीब हैं, जिनमें बछिया बछड़े दोनों हैं जी। और लगभग 45 से 50 हमारे जो बछिया हैं वो चराई पे हैं। बछड़े हम अभी 30 का लॉट ये जो यहाँ से 8 या 9 किलोमीटर दूर गौशाला है वहाँ पे हम दे के आ चुके हैं। यहाँ पर हमारे पास में बछड़े अभी कितने होंगे अंदाजा? यहाँ पे हमारे पास लगभग 20 से 25 बछड़े होने चाहिए। आप जो भी बड़े बड़े दिख रहे हैं, देखिए ये सफ़ेद, अच्छा ये बछड़ा है, ये बछड़ा है अंदर, हाँ देखिए वो पीछे वाला बछड़ा है, ये सब वो हैं जो 8-8, 9-9 महीने के हैं। 2-3 महीने और हमारे यहाँ पे रहेंगे ये, और जब ये हो जाएंगे साल भर के तब हम इन्हें पास की गौशाला में बिल्कुल बाकायदा गाड़ी करके, एक ट्रांजिशन होता है वो वहाँ पे करके आते हैं। और उन सरकारी गौशालाओं में एक्चुअली हमारा क्या है, हमने उनको बताया जैसे पहले भी कि हमने धूप बत्ती की मशीन दे रखी है उन्हें, वहाँ पे पूरा कार्य जो है उनको सेटअप कर रखा है, गौशाला को भी समर्थन, उन्हें ऑब्जेक्शन ना रहे। एक चीज़ का जो एक गौशाला में देखिए, ये एक हमारी खुद की भी व्यक्तिगत जिम्मेदारी बैठती है। गौ पालकों से हम ये निवेदन करते हैं कि जो बछड़े हैं, मैक्सिमम मैं बता रहा हूँ 90 से 95% गौशालाओं में बछड़ों को किसी काम का नहीं माना जाता। पैदा होते ही जो है उनको या तो कत्ल खानों में बेच दिया जाता है या इधर उधर कहीं पर कर दिया जाता है। एक अच्छी चीज़ है जो श्रीराम ने एक सुचारू रूप से व्यवस्था की हुई है, जिससे बछड़ों का, भाई देखिए दोनों तरफ में समस्या है। यहाँ पर बछड़ों को हम बहुत ज़्यादा रख नहीं सकते क्योंकि इतना बड़ा एरिया नहीं है कि गौ माता के साथ आए, तो एक सुचारू रूप से व्यवस्था है। गौशालाओं के अंदर अच्छी चीज़ ये हो सकती है कि गौशालाओं के अंदर जितने भी लोग आते हैं वो दान भाव से आते हैं, तो जाहिर सी बात है अगर वहाँ पे हम बछड़ों को रखते हैं
तो जो दान आ रहा है और जो इतना फॉर्डर आ रहा है उसके साथ में हम उनका पालन अच्छे से कर सकते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी हम सब की है। हालांकि जब आज सुबह मेरी कौशल जी से बात हुई, धीरे धीरे कोशिश की जाएगी कि बैल चलित जो है वो हम चक्की लगा लें, कुछ कर लें, या बुग्गी गाड़ी के अंदर क्या हो सकता है, वो तो आप ऑलरेडी कर रहे हैं। आप किसान जो हैं भाई हैं उनको बुग्गी गाड़ी के लिए दे रहे हैं। कहीं ना कहीं ये हमारे समाज को देखना पड़ेगा कि क्या हम जो नंदी महाराज हैं उनकी उपयोगिता को कैसे अपने समाज के अंदर बढ़ा सकते हैं। जब उपयोगिता बढ़ेगी तो ऐसी जितनी भी गौशालाएं हैं, कम से कम वो लोग जो नंदी की सेवा करना चाहते हैं, नंदी को अच्छे तरीके से आगे बढ़ाना चाहते हैं, उनके यहाँ से कम नंदी जो है डायरेक्ट आपके घरों में आने लग जाएगा, आपके समाज के अंदर जो है सीधा इंक्लूजन हो जाएगा। तो ऐसा प्रयास समाज को एक एकत्रित होकर करने का प्रयास ज़रूर करना चाहिए। एक अच्छा प्रोजेक्ट है जो भाई साहब ने आज सुबह जब बात करी थी उसकी इच्छा व्यक्त करी थी। बहुत सारे हमारे परिवार हैं जो ये सोचते हैं कि हमें गौ दान करनी चाहिए अपने जीवन के अंदर। हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में तो बोला जाता है कि अपने जीवन में कम से कम एक बार गौ दान करनी चाहिए। हमने भी कुशल जी से निवेदन किया, जो किसान भाई हैं जो इनके साथ में जुड़े हुए हैं, उनके पास में जो है ये गौदान करी जा सकती है। अब गौदान के अंदर भी एथिकल नैतिक मूल्य ये बैठता है कि जो गौदान की जाएगी उसका दूध हम तक नहीं आ सकता, ना वो आप तक पहुंच सकता है। तो ये भी अपने को ध्यान रखना होगा। तो सर कैसा, क्या आपको लगता है कि भविष्य में ऐसा कुछ अरेंजमेंट किया जा सकता है और जिसके ऊपर हम आगे बढ़ सकते हैं? बिल्कुल ऐसी पूरी व्यवस्था की प्लानिंग चल रही है जिसमें ये ऑप्शन दी जाए। जैसे लोग गाय दान करने की इच्छा जताते हैं, तो देखिए गांव में, रूरल एरिया में आज भी कुछ ऐसे परिवार हैं जिनका जीवन यापन करना बड़ा ही मुश्किल होता है जी। राइट, तो ऐसे लोग चिन्हित किए गए हैं। जिस किसी को भी अगर गौदान करनी हो तो ऐसी जगह पे दान करवा दिया जाएगा जहाँ पे वो घर वाले भी दुआ देंगे, सही बात, और वो गाय भी आपकी अच्छे तरीके से रहेगी, क्योंकि रूरल एरिया है, चराई पे लेके जाएगा वो, तो आपकी गाय भी फ्री रहेगी। और हम क्षीरधाम की तरफ से ये कर सकते हैं हम कि 2-3 साल तक आपको बिल्कुल उसका प्रॉपर अपडेट, वीडियोस मॉनिटर करके दे सकते हैं कि जो कहा गया है, दान किया गया वो अच्छी जगह। बिल्कुल बिल्कुल। तो दोस्तों ये एक अच्छी चीज़ है। जब एक एंटरप्रेन्योर, हमने बहुत बार बताया, जितने भी ग्रुप्स हैं जो वाक्षी के साथ एसोसिएटेड हैं या क्षीरधाम के साथ एसोसिएटेड है, कोशिश ये रहती है कि केवल बिजनेस ग्रुप नहीं है, समाज में परिवर्तन धरातल पे क्या लेकर आ पाएँ इसकी कोशिश करना। और आज के समय के अंदर इंसान, जो सनातन धर्म की सबसे पुरानी रीत रही थी कि गौदान हर एक परिवार को करना चाहिए, वो करते हुए हम इसलिए डरते हैं कि जिसको दान किए कहीं वही गौ माता का शोषण या भक्षण ना कर ले। तो क्षीरधाम खुद वो दान की हुई गाय नहीं रखेगा, लेकिन हाँ ये फैसिलिटेट कर देगा कि भाई ये गरीब परिवार है, इसको अगर आप दान देंगे तो ये परिवार भी आपको दुआएं देगा, प्लस में आपकी गाय भी बड़े अच्छे तरीके से रखी जाएगी। एक्चुअल लेवल पे अगर आप भी, बहुत सारे हमारे यंगस्टर्स हैं जो इस वीडियो को देख रहे होंगे, जब आप एंटरप्रेन्योर बनेंगे या कुछ अच्छा प्रोजेक्ट करने की कोशिश करेंगे, हमारी आपके दिल से हम आपको ये बात बताना चाहते हैं, कोशिश आप करिएगा कि साथ साथ समाज के ऐसे कौन से इश्यूज़ हैं जो इस वक्त अनरिजॉल्व है, उनको हम अपने जो कार्य है उसके साथ में रिजॉल्व कर सकते हैं। जब हम इस तरह से होलिस्टिक अप्रोच लेकर चलते हैं, तब एक समाज जो है आने वाले समय के लिए जो है वो एक अच्छा समाज बनता है और सब लोगों का उसमें फ़ायदा होता है। अब हम एक चराई की तरफ चलने की सर कोशिश करेंगे, जहाँ पे हमारी गायें हैं, जहाँ बछड़ियाँ हैं, और जो किसान परिवार है उनसे हम मिलने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। तो दोस्तों अब हम आ गए हैं वहाँ फील्ड में जिसके बारे में हम गौशाला में बात कर रहे थे। कुशल जी ने हमें बताया था कि गाँव के अंदर 5-7 परिवार ऐसे हैं जिनको इन्होंने अपनी देसी गिर गायें जो है वो प्रोवाइड की हुई है। उनके समर्थन के साथ में गांव में अच्छा काम हो रहा है कि एक तो देसी गाय का गौपालन हो पा रहा है, वहाँ से जो परिवार है वो अपना पालन भी अच्छे से कर पाता है, और कुछ दूध जो है वो इनके पास में आता है जो आप तक पहुँचाने की कोशिश होती है। आइए जानते हैं इसके बारे में और कुशल जी से कि ये क्या, किस तरह का कॉन्सेप्ट है और कैसे इसको वो क्रियान्वित कर रहे हैं। सर हाँ, ये जैसे हमने बताया था गौशाला पे उदाहरण के तौर पे कि हमारे साथ 5-7 किसान चिन्हित किए हुए हैं या हमारे सब सेंटर हैं जहाँ पे हमारे द्वारा दी गई या किसान ने खुद अपने फंड से या मिला जुला उस तरीके से शुरुआत की गई है। तो ये हैं हमारे पंडित जी, बहुत लंबे समय से हम जुड़े हुए हैं, और हमारी जो सबसे पहली यूनिट जो खुली थी वो पंडित जी के यहीं पे ही खुली थी जी। तो हम शायद 2-3-4 साल हो गए हमें, 4-5 साल शुरुआत में ही जुड़ गए थे, तब से पंडित जी के साथ ही हैं। और पंडित जी सिर्फ गिर गायों का पालन करते हैं और गाय सारी चराई पे रहती हैं और बहुत ही अच्छे से पालन करते हैं। ऐसा नहीं, बिल्कुल आप देख सकते हो गाय कितने इत्मीनान से पेड़ के नीचे खड़ी हुई हैं, जो है वो सब देख सकते हैं। आइए पंडित जी से बात करते हैं। पंडित जी, शुभ नाम आपका? बंसी भैया। बंसी नाम बड़ा शुभ है। ये बंसी गेहूं के आटे की जो आप रोटियां खा रहे हैं, बंसी का मतलब है शुद्ध देसी है बंसी भैया। बंसी देसी भारत की पहचान है। तो बंसी भैया, कब से आप कुशल जी को कब से जानते हैं?
हम 5 साल से जानते हैं। 5 साल से जानते हैं। रिश्ते कैसे हैं इनके साथ में, कितना विश्वास करते हो इन पे? बढ़िया, पूरा विश्वास करते हैं हम। पूरा तो विश्वास। ये भी आप पे करते हैं, आप भी इन पे करते हैं? जीव मुँह पर करते होंगे जब मैं जिन पे करता हूँ तो इन्होंने, आपने कभी पूछा नहीं भाई तुम देसी गाय हमें दे रहे हो, हमें जर्सी गाय दे दो, थोड़ा दूध हमारा ज्यादा नहीं? जर्सी तो हम रखते ही ना, हमें खुद ही पसंद है ना। क्यों नहीं रखते उसे? हॉकर डोलते हैं, ज़्यादा चरती नहीं जंगल अच्छा, में। वो चरने नहीं जाती? मतलब उन्हें बहुत ज्यादा गर्मी हो, गर्मी ज्यादा लगती है। भाग जानते हैं, कोई कितों को भाग रही है, कोई कितों को भाग रही है, को रोका है उन्होंने। अच्छा, ये संग तो चलते हैं हमारे, ये संग चलती हैं, बढ़िया है। तो देसी गौ माता की तो बड़ी महिमा सुनी है इसकी, क्या गौमूत्र गोबर? पीछे चलते हैं आराम से। अच्छा, पीछे चलते हैं, बढ़िया है, बढ़िया। में रहते हैं। कितनी गौ माता हैं जो आप अपने, ये सारी आपके घर में रहती है? रात को कहाँ बनती घर है? में रहती है, रात को सब घर में बनती है। रोजन को अलग। तो कितना टोटल गौवंश कितना रहता है आपके घर में? 50 के करीब होंगी। 50 के करीब गायें हैं सारी। तो सुबह और शाम को दूध पूरा पूरा मैं जानता हूँ। अच्छा, भाई साहब के जोर सारा ही वहीं पे होता है, करिए। हम तो 2-4 लीटर रखते हैं पीवे को। परिवार पीता है देसी गाय का दूध, बढ़िया। हम पी में सब पी में। चलो, बहुत बढ़िया। तो आइए जरा देखते हैं एक बार, बंसी भैया जो है दिखाएंगे, देसी गौ माता के दर्शन करवाएंगे जरा। तो कौन कौन सी गौ माता है जो आप देखिए, ये कम से कम भी देखिए, जैसे उन्होंने बताया था 50 गौवंश है देसी गौ माता का। आज का दिन अच्छा है जब आप देखिए गौ माता के दर्शन भी हो पा रहे हैं एक अच्छे प्रोजेक्ट के माध्यम से। बहुत बार हम ये बताते हैं आपको, जब कोई गौशाला है जहाँ से दूध आ रहा है आपके पास में, धरातल के ऊपर क्या क्या कार्य किए गए हैं, जब तक हम जाकर ग्राउंड विजिट नहीं करेंगे तब तक ये चेंजेस जो हैं वो आपको नहीं दिख सकते हैं। तो यहाँ पे चराने के लिए बंसी भैया दोपहर में लेकर आए हैं आप? नहीं, सवेरे खुल जाते हैं हमारी तो 9 बजे। उससे पहले दूध निकल जाता है सुबह 4-5 बजे? तो 5 बजे निकालते हैं, 6 बजे पहुँचा देते हैं। 5 बजे निकाल कर 6 बजे पहुँचा दिया, उसके बाद में चराने के लिए ले आए, बढ़िया। चराई लाते हैं, सांझ को 6 बजे जाएंगे, कड़त के हम दूध वहाँ पहुँच जाओ। सोचिए, जो गौ माता पूरा दिन सुबह दूध निकालने के बाद अब सारा दिन आसपास का एरिया एक बार रोहित भैया दिखाइएगा ज़रा। ये देखिए इलाका देखिए आप, जहाँ पे गौ माता को चराने के लिए लेकर आए हुए हैं। तो जैसा कुशल जी ने बताया, पहले तो फॉडर अपनी तरफ से अच्छा कोशिश है, जितनी भी वहाँ पे हैं इनकी खुद की गौशाला के अंदर जितनी गायें हैं उसका आपने देखा चारा किस प्रकार के है, बिल्कुल हरा भरा क्षेत्र है आसपास। और यहाँ पर चराने के लिए जो है इनको हर रोज़ बंसी भैया जो है वो लेकर आते हैं, और यहाँ से जो देसी गाय का दूध है वो आपके पास लेकर आते हैं। पीछे गौवंश आप देख सकते हैं, बहुत बार हमने बताया हुआ है, गौवंश की पहचान जो है वो उसकी पीठ के ऊपर जो कुंबड़ होता है वो उसकी पहचान होती है। जो सारी आप देसी गौ माता जो है देख पा रहे हैं, तकरीबन 50 तक का गौवंश है। 50 गौवंश है, इसमें दूध कितनी देती होंगी अभी? दूध दे रही होंगी 15-20। 15-20 अभी दूध दे रही होंगी। तो ये 15-20 वो दूध देने वाली गायें हैं जिनका जो है आप इस वक्त देख सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं। इस प्रकार के कुशल जी आपने बताया था टोटल कितने परिवार अभी हमारे? 5 परिवार जो है अभी हो चुके हैं। सब यूनिट्स हैं ऐसी, बहुत बढ़िया, जहाँ से हम लोगों से जुड़े हुए हैं, और अभी 6-7 और चिन्हित किए हुए हैं जहाँ पे अगर मतलब हमें एक्सपेंड करने में बिल्कुल भी परेशानी नहीं आएगी। ये देखिए, ये अब मैंने आपको पैरामीटर साथ साथ गौशालाओं को वेरीफाई करने के इसलिए बता रहा हूँ। किसी भी गौशाला में आप जाएं तो चेक करें, आप आंकलन करें कि कितना गौवंश है जो दूध दे रहा है, कितनी टोटल वो सप्लाई हर रोज़ कर रहे हैं, और कल को जब वो एक्सपेंड करेंगे तो कैसे करेंगे। इन सवालों के प्रमुख रूप से जवाब होने चाहिए। 5 साल पहले हमारे पास में उतना गौवंश नहीं था क्षीरधाम के पास कि एकदम तेज़ी से एक्सपेंड कर सकें, तो कभी मार्केटिंग नहीं की गई, कहीं एक्सपेंशन नहीं किया गया। आपने कभी मैम मैंने भी मतलब देखा 5 साल के अंदर कभी रोबस्ट मार्केटिंग वगैरह का आपने कभी सपोर्ट नहीं लिया, कुछ ऐसा कि बहुत ज़्यादा आपने मार्केटिंग के ऊपर नहीं किया लोगों तक? बहुत बार हमने देखा है प्रोजेक्ट्स में पहले दिन खुलते हैं तो मार्केटिंग पहले करते हैं, कहाँ से उपलब्ध होगा दूध इसके बारे में बाद में सोचते हैं। तो ऐसा कभी मार्केटिंग कैंपेन हमने देखा नहीं कि आपने कोई बहुत रोबस्ट या तेज़ी से करने की कोशिश की हो, ऐसा कोई मेजर रीज़न इसके पीछे? यही रीज़न है जी। हमने 10 गायों से शुरुआत की थी जी, तो 10 आगे बढ़ता गया आज 350 से 400 के बीच में गायें हैं हमारे पास। तो ये रातों रात नहीं ली जा सकती, रातों रात नहीं खड़ा किया जा सकता। सही तो बात जैसे है। ग्रेजुअली ये बढ़ा है काउंट, वैसे ही हमने धीरे धीरे वर्ड ऑफ माउथ से है जो हमारा जी। मेन जो मार्केट हमारी हुई है, सही वो बात जो हमारे कंज्यूमर्स हैं वही आगे रेकमेंड करते हैं और आगे उसी से आगे मार्केट बनती है। बहुत सुंदर। पूछने की ज़रूरत है, आपने टीवी के ऊपर एडवर्टीजमेंट देखी, आजकल तो कितनी एडवर्टीजमेंट आ रही है, तुरंत बता रहे हैं कि भाई साहब पूरे भारत का सबसे बढ़िया दूध मिलेगा, ऐप है डाउनलोड कर लीजिए, तुरंत ऑर्डर करिए, आपके पास में सप्लाई पहुंच जाएगी। ना कभी हमने वो फार्म देखे, ना कभी किसान देखे, ना हमें ये पता है कि कितना गौवंश है जो दूध देने वाला है, ना हमें ये पता है कि कितनी टोटल सप्लाई इनके पास आती है, ना हमें उसके बारे में कुछ भी ज्ञान नहीं है। केवल एडवर्टीजमेंट देख रहे हैं और ये देख रहे हैं कि दूध के ऊपर मलाई कितनी मोटी आती है। सर आपको लगता है दूध के ऊपर जितनी मोटी मलाई है उतना दूध शुद्ध रहेगा? बिल्कुल भी नहीं। ऐसा नहीं है, बिल्कुल जो चराई वाली गाय होगी, हाँ जी। जो हरा चारा ज़्यादा खाती होगी, हाँ। उसका दूध बहुत ही पतला होगा।
जो उसमें चर्बी है फैट सारा। बिल्कुल ओके। उसका फैट कंटेंट कम होगा। बंसी ये जो भैया भी क्या सही बता रहे आप, आपको भी, क्योंकि आप तो बहुत चलाते हो, एक मिनट इनसे भी वेरीफाई चराई करो। वाली गाय का दूध भाई दूध जब आप हाँ, पीते थोड़ा हो पतला होता है। इसमें मोटी मलाई कब आएगी? मोटी मलाई आती है दूध पे? मोटी मलाई आमते दूध में, जैसे गाय बाखरी हो जावी, मोटी हो जावी मलाई, अच्छा, और जो लेन ब्यानी होगी तो मलाई थोड़ी पतली हो जाएगी। तो हाँ जी, पंडित जी, क्या कहना चाह रहे हैं थोड़ा बाखरी का मतलब जैसे गाय ड्राई होती जाएगी ना, एक मिनट रुकिएगा। एक तो ये हमेशा एंटरप्रेन्योर को ध्यान रखना है, ये यूएसए से पढ़ के आए थे। नहीं तो नहीं ये जॉब करी थी वहाँ पे। जॉब करी थी यार, एक ही बात है, आए तो थे ना, हमारे लिए तो वो नहीं। तो बहुत लोगों ने पिछली वीडियो में कहा यार ये विदेशी आदमी। अब आखिरी शब्द का मतलब हमें नहीं पता, इनको पता है। तो ये कहते हैं अपने प्रोजेक्ट के साथ में धरातल पे काम करना, ये पता होना चाहिए। आज कितनी कंपनियों के ऑनर्स हैं जो जाएंगे अपने भाइयों के साथ में, वहाँ खेत के अंदर मिलेंगे और उनकी भाषा को समझ पाएंगे। सोचने की बात है। मैं हरियाणा से हूँ, मुझे आधे शब्दों का अर्थ नहीं पता जी। तो बताइए। बाखरी का मतलब होता है ड्राई, जब गाय ड्राई हो रही होती है तो वो दूध कम करती जाती है, तो उसका फैट कंटेंट बढ़ता जाता थोड़ा है। ऑटोमेटिकली बढ़ेगा, हल्का हाँ, सा। फैट कंटेंट बढ़ता है। और जब गाय ब्याती है, लैन जो कह रहे हैं, जी। गाय ब्याई मतलब अभी वो लैक्टेशन में आई है, सही बात तो है। उसका मतलब है कि अभी उसकी मिल्किंग शुरू हुई है, शुरू तो हुई उस टाइम पे फैट कंटेंट कम रहता है, एसएनएफ ज़्यादा होता है, सॉलिड नॉन फैट ज़्यादा होता है जो उसमें। है वो ज़्यादा होगा। तो ये है। तो नॉर्मली क्या होता है, जो चराई वाली गाय होती है ना, जैसे ये घास खा रही हाँ। हैं, तो इनका फैट कंटेंट एवरेज ही रहेगा, जैसे Normal रहेगा। 3.7 से 4.2 के बीच में ही घूमता रहेगा। सही बात है। जो भी एक, अगर इसको मैनिपुलेट करना है तो आप इनको तेल, ऑयल केक्स, ज़्यादा ऑयल केक खिलाओ, अगर ज़्यादा तेल की खुराक पिलाना बढ़ा दो, शुरू कर देंगे, ऑयल के बिल्कुल। ज़्यादा खिलाएंगे तो दूध गाढ़ा हो जाएगा, लेकिन वो दूध गाढ़ा हो सही जाएगा। नहीं है। वो सही नहीं है। वो सही नहीं है, वो हम मैनिपुलेट कर रहे हैं, बिल्कुल, जबरदस्ती बिल्कुल। उसको कराते हैं। बिल्कुल। तो तेल वगैरह पिलाने का कुछ काम रहता है बंसी भैया? हम हैं? कहते घास से ही काम चल जाता है, तेल तूल हमारा नहीं तो घास से ही चलता, घास से चलते हैं। तो ये बताया जा रहा है जो अभी कुशल जी जो और हाँ ये जी। जो एरिया है, ये है लक्समा एरिया। लक्समा एरिया एक्चुअली फेमस है हर्ब्स के लिए। ओके। ये पूरा ही हर्बल एरिया, यहाँ देखोगे तो आप अलग अलग तरीके की हर्ब्स उगी हुई मिलेगी। जी। तो ये जो चीज़ें हैं ना, जो मार्केटिंग की गिमिक करी जाती है, देखिए मोटी मलाई आएगी, मेरे को हर दूध के अंदर मोटी मलाई मिले, ये पैरामीटर नहीं होते। पैरामीटर हैं, अगर धरातल पे हम सच्चाई को जानना चाहते हैं तो या तो खुद आएँ। सर, क्षीरधाम के अंदर सरप्राइज विजिट कोई भी हमारा बेनिफिशियरी करना चाहे कर सकता है? बिल्कुल, अभी कल ही करके गए, गुड़गांव से हैं एक कस्टमर जी। हम पहले अपनी विजिट प्लान कर रहे थे, हम आ नहीं पाए, जी। सडनली वो आ गए, जी। तो वो भी अचानक सडन विजिट आप बिल्कुल कर सकते हैं। तो हो सकता है स्मृति जी, कुशल जी आपको ना मिले, वैसे तो वो हफ्ते में 3 दिन रहते हैं, फ़ोन करेंगे तो ये मिल जाएंगे, नहीं तो आपको सरप्राइज विजिट आप कभी कर सकते हैं, जान सकते हैं, जब हम सच्चाई को जानने का मौका मिलता है। बंसी भैया तो यहीं रहते हैं, यहीं रहते हैं। बंसी भैया का नंबर हम नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। 3-4 कुछ वैसी सफ़ेद गाय दिख रही हैं। हाँ। ये एक्चुअली क्या होता है, जब गाय चराई पे होती है ना, हाँ। तो ये कुछ गाय क्रॉस हो जाती हैं हरियाणा नस्ल के हो बुल से जाते या हैं, उनसे। कई बार हो जाते तो ऐसे केसेस देखने को मिल जाते हैं कि आपका गिर का टहना हो, लेकिन 5-6 4-6 गाय आपकी वैसी आ जाए, जो हरियाणा थोड़ी सी नस्ल और गिर मिक्स या में साहिवाल इस गिर तरीके से आ मिक्स। जाए। तो ये चीज़ है। तो ये एक जेन्युइन चीज़ है जो धरातल की अपने को पता चलनी चाहिए, और उसी के हिसाब से हमें आकलन करना चाहिए कि कौन से प्रोजेक्ट से दूध हमारे बच्चों के लिए आएगा। कोशिश यही करनी चाहिए कि जितने भी हमारे यंगस्टर्स हैं, अगर कोई वो प्रोजेक्ट इस तरह का लगा रहे हैं, ट्रांसपेरेंसी से आप चीज़ों को लेकर आइए ग्राउंड लेवल पर, और ट्रांसपेरेंसी से लोगों को बताइए, और लोग भी उसको ट्रांसपेरेंसी से समझें कि ये जो चीज़ आ रही है हवा से एकदम अमृत नहीं है, हवा से कामधेनु गायें कोई दूध नहीं दे रही है। जब चीज़ होगी वो किस तरीके से आ रही है, कैसे आ रही है, कितना उसमें और सुधार करके बेटर किया जा सकता है, जब हमारा समाज ये प्रश्न पूछना शुरू कर देगा तो शुद्ध दूध भी आप तक आने लग जाएगा। बंसी जी, परिवार बिल्कुल खुश मंगल बिल्कुल सही रहे, सुख शांति है, गौ माता का आशीर्वाद है, बिल्कुल बढ़िया। तो चलिए आगे चलते हैं, और फिर जो हमारी गाय जो है वो जो गौशाला की चरने के लिए जो गई हुई है उसके भी दर्शन करेंगे, और देखेंगे जो बाकी गौवंश है उसके बारे में भी अपने को जानकारी मिलेगी। आइए। तो दोस्तों, अब हम आ चुके हैं, तकरीबन हमें 4 घंटे हो गए हैं डेयरी से निकले हुए। अभी शाम के 4 बज गए हैं। जो हमने इससे पहले 11-12 बजे के करीब जो था पूरी डेयरी आपको कवर करी, सारी चीज़ बताई है। अब ये 4 घंटे हमने किया क्या है, 4 घंटे हमने ढूंढा है उन सारी गायों को, जैसा भाई साहब ने, कुशल जी ने बताया था कि टोटल जो हमारे पास में गायें हैं वो तकरीबन सर 150 प्लस गाय हैं ये जो यहाँ पे हैं अभी चराई पे जो गई हुई हैं। और ये चराई पे कहाँ गई हुई थी, 25 किलोमीटर 30 किलोमीटर दूर कम से कम आ गई हैं। और इनको ढूंढना इसलिए मुश्किल था क्योंकि हमारे साथ ठाकुर जी हैं। क्या शुभ नाम है भाई साहब? कुंवरपाल जी। कुंवरपाल जी तो बहुत बढ़िया नाम है जी, हमारे परदादा का नाम कुंवरपाल निकला, तो कमाल है। तो कुंवरपाल जी, आप जो है ये चराने के लिए जो जैसे यहाँ पे इनको सबको लेकर आए हुए हैं,
तो ये सारा का सारा क्या है, ये मतलब इसी तरह की हरी घास रहती है जहाँ पे होती है, आसानी से मिल जाती है। गाय ये रहता है, मतलब घास का पूरा एरिया रहता है। आसपास पूरा हरा भरा क्षेत्र है, इसी क्षेत्र में रहते हैं। कितनी दूर तक निकल जाते हैं? बहुत दूर तक जानते हैं, सादाबाद तक जानते हैं। अच्छा, यहाँ से 50-60 किलोमीटर आगे तक भी चले जाएंगे। 50-60 किलोमीटर आगे तक चले जाएंगे। अब देखिए ये एक चीज़ जो है वो क्यों ज़रूरी है, क्योंकि ये जितनी गौ माता हैं अभी इस वक्त फ़िलहाल के लिए दूध नहीं दे रही हैं। तो अगर डेयरी के अंदर हम इनको वहीं पर रखते हैं तो उसमें एक तो क्योंकि दूध दे नहीं रही हैं तो खाम में इनको बांधने का कोई रीज़न नहीं है। जितना फ्री घूमेंगी उतना इनके सेहत के लिए, इनके एनवायरनमेंट के लिए अच्छा है। और दूसरी बात ये होती है कि बाहर जब चराने के लिए जाते हैं तो ये एक मेजर रीज़न रहता है कि आपके दूध की कॉस्टिंग, देसी गाय के दूध की कॉस्टिंग 100 रुपये से नीचे कैसे रह पाती है। अदरवाइज़ देसी गाय का दूध जो है वो किसी भी हाल में 125 या 150 रुपये लीटर से कम नहीं मिल सकता। कुशल जी, इस पर क्या आपको कहना है कि क्या ये कॉस्टिंग के अंदर ये हमारा कंट्रोल करने में मदद करता है? बहुत ज़्यादा। देखिए लगभग ये 150 प्लस है, जो पूरी जिसमें हमारी निवेदन करूंगा आपसे अनिल जी, एक बार जरा दिखा दीजिए अच्छे से कि 98% से ऊपर जो है आपको यहाँ पे गिर गायें सारी दिखेंगी। और ये सारी देसी गायें जो हैं ये चराई के ऊपर जो है ये निकाली जाती हैं चरने के लिए, जब ये हरी घास जो जितने भी क्षेत्र के अंदर है वो रहती है। तो हाँ जी, मैं आपसे निवेदन करूँगा, तो बताइए। ये लगभग 150 प्लस गाय का काउंट है, जिसमें गाय हैं और हीफर्स हैं जी और कुछ बड़ी मतलब हमारे बछड़े भी हैं जी और 2-3 हम बुल तैयार कर रहे हैं, वो भी इसी में है। जी। तो अगर इस सबको हम डेयरी पे रखेंगे तो उसकी कॉस्टिंग बहुत ही ज़्यादा आएगी। आप ये मानिए अमूमन 100-125 रुपया डेली का एक उसका कॉस्ट आएगा, गाय के चारे कम का से costing कम। 100 से बिल्कुल, आज 600 रुपये मन भुस चल रहा है। जी 600 रुपये मन हो गया, मतलब आपका 1500 रुपये क्विंटल, 15 रुपये किलो भुस है। यस, तो अगर आप एक को ज़िंदा रखने के लिए भी खिलाओगे तो 5-6 किलो भुस ज़रूर खिलाओगे। सही बात है। तो 75 रुपये का तो भूस ही हो गया। 1-1.5 किलो आप दाना खिलाओगे तो 100 रुपये तो बेसिक चला गया। अगर इसके साथ लेबर कॉस्टिंग लगाओगे तो आप 125 रुपये सिर्फ एक एनिमल का वो निकाल सकते हो, बिल्कुल पर डे का। बिल्कुल। अब आप उस 125 को इंटू 150 प्लस कर दीजिए, 160 के करीब, तो ये लगभग डेली की कॉस्ट 25,000 आ जाएगी। सही बात है। तो अगर ये चराई नहीं करी और हम डेयरी पे रखें तो किसी भी डेयरी को सस्टेन नहीं कर पाएगी कोई भी डेयरी, या हम अपने मिल्क की कॉस्ट इस लेवल पे नहीं रख पाएंगे। हमें वापस उसी 160, 170, 180 के लेवल पे लेके जानी पड़ेगी। तो गायों को चराई पे भेजना एक डेयरी जो संचालक है उसके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेप है। इम्पोर्टेंट स्टेप होता है और ये दोनों के लिए विन विन सिचुएशन है। जैसे ये हैं, गाय के लिए भी बहुत अच्छा है हाँ। और हमारे लिए भी बहुत अब हम अच्छा लगभग 3-4 साल से जुड़े हुए हैं। जी। तो गाय हमारी इन्हीं के पास जाती हैं और वापस चर के नवंबर के पास जब सर्दियां होती हैं तो वापस आ जाती हैं। तो ये इनके लिए भी आमदनी का स्रोत है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो दोस्तों कई बार मन में क्या इतनी बार प्रश्न आया होगा कि क्या हो रहा है, एक डेयरी जो है वो हमें 96 रुपये 100 रुपये लीटर दूध दे रही है, दूसरी डेयरी 140-150 रुपये लीटर दे रही है, 180-190 रुपये लीटर दे रही है। पहले हमें भी लगता था कि हो सकता है कि जो दूसरी डेयरी है वो हर्ब्स खिलाती है या बहुत अलग अलग जड़ी बूटियाँ खिलाती हैं, शायद इसकी वजह से कॉस्टिंग हाई जाती हो। लेकिन आपके हिसाब से हर्ब्स की कॉस्टिंग इतनी मैटर नहीं करती, ये जो एक मेजर डायमीटर, ये जो पैरामीटर है वो मैटर करता है। ये जो ड्राई काउस को या हीफर्स को चराई पे भेजते हैं, ये एक बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है मार्जिन्स पे एक डेयरी के। बिल्कुल। तो ये सारी चीज़ें हैं जो मैटर करती हैं, जिनको हम ग्राउंड लेवल पे आपको दिखाना चाहते थे। और जब एक एंटरप्रेन्योर एक बैलेंस, संतुलन बनाने में कामयाब होता है, ये सारी बातें आज हमने आपको ये वीडियो के माध्यम से जो स्मृति जी ने बताई, जो कुशल जी ने बताई, मकसद सिर्फ ये है, एक तो आपको पता चले कि आपके घर में जो शुद्ध देसी गाय का दूध आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है, कौन ऐसे व्यक्ति हैं जो इस चीज़ की जिम्मेदारी ले रहे हैं, जो लोग इसकी जिम्मेदारी ले रहे हैं वो गाय माता के साथ में कितने अटैच्ड हैं, इस बारे में अपने को पता चले। और साथ में अपने को पता चले कि क्या क्या अलग पैरामीटर्स हैं जो किसी भी गौ संचालक को ध्यान रखने चाहिए, क्योंकि कल को आपके बच्चों को भी जिम्मेदारी लेनी होगी एज एन एंटरप्रेन्योर आगे बढ़ने की। केवल क्षीरदाम ही पूरे भारत के अंदर हर किसी को देसी गाय का दूध नहीं पिला सकता। अलग अलग राज्यों के अंदर हम अपनी हर वीडियो में बोलते हैं कि अगर आप शुद्ध देसी ऑर्गेनिक चीज़, शुद्ध अगर 100% चीज़ अपने बच्चों तक लेकर जाना चाहते हैं तो लोगों को अपने घरों से बाहर निकलकर इस प्रकार के प्रोजेक्ट, जैसे कुशल जी ने, स्मृति जी ने मेहनत करके इस तरह का निर्माण किया है, उस प्रकार के निर्माण हमें करने होंगे। उस समय पर ये जो हम वीडियोस बना रही है ये उनके लिए मार्गदर्शक के रूप में आएगी कि कैसे
जब आप एक एंटरप्रेन्योर बन के एक अपनी जर्नी के ऊपर आगे जाते हैं तो कैसे एक एक चीज़ का ध्यान रख के एक संतुलन को आप तय करते हैं। दूध की कॉस्टिंग ऐसी हो जो देने वाला ग्राहक है उसको भी किसी तरीके से मिडिल क्लास इंसान की पहुंच में पहुंच जाए, गौ माता को किसी भी प्रकार का शोषण ना हो, गौ माता को किसी भी तरह का गलत कार्य ना किया जाए, नंदी की सेवा हो, नंदी के बछड़ों की जो हमारे हैं जो बछड़े हैं उनकी सेवा हो, और ये सारी चीज़ें और आपके दूध की क्वालिटी को पूरा बरकरार रखते हुए तब ये जब शुद्ध दूध आपके घरों तक पहुंचता है तब आप कहते हैं कि हाँ, एक अच्छे समाज का निर्माण हुआ है जिसमें मेरे बच्चों को शुद्ध चीज़ें मिल रही हैं और गौ माता की प्रॉपर सेवा हो रही है। स्मृति जी, कुछ है जो अंत में दर्शकों को आप कहना चाहेंगी, क्षीरधाम के माध्यम से क्या संदेश है जो आप देना चाहेंगी? संदेश यही है कि गौ माता है, गौ माता की सेवा हो रही है, तो देसी गाय के दूध और उसके बने प्रोडक्ट्स अपने घर में इस्तेमाल करिए। ये भी एक तरह की सेवा ही है जो आप वहाँ अपने घर से बैठे गायों के लिए कर सकते हैं। बिल्कुल। और विश्वास रखिए क्षीरधाम से हमेशा प्योर प्रोडक्ट्स आपके पास पहुँचेंगे। बहुत सुंदर। और जैसा बताया था, अब 5 साल के प्रोजेक्ट के बाद में हमारी तरफ से पूर्ण रूप से प्रयास रहेगा, चाहे सेवा धर्म का कार्य हो जो हमने बताया, जैसे गौ माता के दान का कार्य हो, ऐसे ऐसे अलग अलग प्रकल्प वाक्षी के माध्यम से हम क्षीरधाम के माध्यम से लाने की कोशिश करेंगे ताकि समाज को एक बेहतर दिशा की तरफ हम सब लोग मिलकर लेकर जाने की कोशिश कर सकें। इसी के साथ भारत वंदे मातरम।